Good morning, everyone, and welcome to the first trial class for PM September 2022 एग्जाम। PM का पहला ट्रायल क्लास का मतलब आज बहुत सारी बातें इस पेपर के बारे में करनी है, बहुत सारी बातें हमें हमारे खुद के सिस्टम्स के बारे में करनी है। बैच में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे सिस्टम्स को जानते हैं, बट स्टिल देयर आर मेनी न्यू नेम्स ऑल्सो विच आई कैन नोटिस। तो सारे सिस्टम्स, इवन टू ऑल स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू री एक्सप्लेन बिकॉज देयर आर सम चेंजेस ऑल्सो। सो उन चेंजेस पे भी मुझे बात करनी है, आपको ये सब भी दिखाना है कि एग्जैक्टली सिस्टम चलेगा कैसे, ये पेपर क्या है, इस पेपर से लोग इतना डरते क्यों है, एवरीथिंग। सो आई विल फर्स्ट बिगिन विद इंट्रोड्यूसिंग द पेपर। उससे पहले जस्ट अ स्मॉल इंट्रोडक्शन, मे बी अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट नो माय बैकग्राउंड। सो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस एन MBA। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अप्रोक्सीमेटली मुझे इस साल 15 इयर्स का हो जाएगा, जिसमें से ट्रेनिंग एक्सपीरियंस आई हैव इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 10 to 11 years. ACCA के साथ it's been 4 to 5 years now that I have been dealing with different papers and different things related to ACCA. Although my journey started with ISDC, International Skill Development Corporation. वहां पे it started with university partnerships, but then I became a part of Zell Education as a faculty and then VGLD with Grant Thornton. So कुछ journey बड़ी mix सी रही, but Value Education is my own initiative which just began 8 quarters back. तो हम 2 साल की अभी, we are 2 years old only, although उसमें भी होने में अभी थोड़ा सा 1 quarter का time है, but still the journey has been wonderful till date. धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सिस्टम्स को इम्प्रूव करने। सो द मेन आइडिया बिहाइंड वैल्यू एजुकेशन वाज गिविंग द स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल। सो आई विल नॉट से गिविंग द स्टूडेंट्स द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट समटाइम्स इज नॉट पॉसिबल टू बी गिवन। सो व्हाटएवर इज पॉसिबल दैट इज गिवन। अब आती हूँ पेपर की तरफ। व्हाट इज द पेपर ऑल अबाउट? आई विल शेयर द स्क्रीन, जस्ट कंफर्म मी आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? अच्छा, मेरी आवाज सबको बिल्कुल क्लियर आ रही है? मुझे अच्छे से सुन सकते हो? अच्छे से स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। फॉर दोज हु ऑल आर अटेंडिंग जूम सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप लोग अभी देखेंगे, मैं अभी स्क्रीन शेयर चालू करूंगी। स्क्रीन शेयर के बाद में बाय डिफॉल्ट जूम मेरी वीडियो को बड़ा छोटा सा करके ऊपर ले जाएगा राइट हैंड साइड में, बट देयर इज एन ऑप्शन इन लाइव क्लासेस, व्हाई वी रेकमेंड लाइव, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ऑल्सो। एक साइड बाय साइड व्यू का ऑप्शन आएगा, वो साइड बाय साइड व्यू के ऑप्शन में आप मेरी वीडियो को अपनी चॉइस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर पे लेके चलती हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। सामने पीपीटी आ गई? ठीक है, आ गई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये ऊपर जो स्क्रीन शेयरिंग का आपको जूम का ही एक वो दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन, उसमें क्लिक करो शेयरिंग ऑप्शंस पे, और शेयरिंग ऑप्शंस में साइड बाय साइड व्यू पे आ जाओ। साइड बाय साइड व्यू में आप मेरी वीडियो को अच्छी बड़ी देख पाओगे, और ये स्क्रीन जो चलेगा वो भी साइड में चलेगा। सो इन द लाइव सेशन यू कैन एडजस्ट इट द वे यू वांट। मतलब मेरी वीडियो बड़ी देखनी है तो बड़ी दिख जाएगी, वरना छोटी तो बाय डिफॉल्ट दिखेगी। जस्ट चेक इफ यू कैन सी दैट। दिख रही है? Ma'am, we can. कुछ एडजस्ट? Yes, ma'am. चलो, वरना जिनसे एडजस्ट नहीं हुआ है थोड़ा सा यूट्यूब पे देखना, वरना मैं नेक्स्ट सेशन में मैं खुद बता दूंगी। हालांकि मैं क्यों खुद कैसे बताऊंगी वो भी अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उसमें पार्टिसिपेंट तो हूं नहीं पर somebody will do that। जैसे हमारा ग्रुप बन जाएगा तो उस पे भी एक आप में से कोई भी पार्टिसिपेंट फोटो खींच के उस पर डाल सकता है, ताकि जिनको ये यूज करना नहीं आता वो यूज कर पाए। सो पीएम के बारे में जानते हैं सबसे पहले। व्हाट इज दिस पेपर ऑल अबाउट? ये आपको क्या क्या सिखाता है, इससे लोग इतना डरते क्यों हैं? सो दैट्स परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पीएम। सो पीएम का सबसे पहले पेपर पैटर्न समझते हैं सिलेबस से पहले, बिकॉज इट्स अ स्किल लेवल पेपर। इसके भी 3 सेक्शंस होते हैं, जैसे बाकी पेपर्स के 3 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 मार्क्स ईच के। सेक्शन बी में भी 15 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच के। तो सेक्शन ए और बी अलग अलग कैसे है? सेक्शन ए में ये जो 15 क्वेश्चंस है, ये सब अलग अलग टॉपिक्स के होंगे।
लेकिन सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो 3 केस स्टडीज के अंडर आएंगे। यानी कि बेसिकली होगा क्या, आपके पास एक केस 1 आएगा, उस पे 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच के, एक सिनेरियो के ऊपर 5 क्वेश्चंस। फिर केस 2 आएगा, उस पे भी 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के। केस 3 आएगा, अगेन 5 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच के। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन ए एंड बी। जिन्होंने स्किल लेवल के पेपर्स इससे पहले दिए हैं, दे विल बी एब्सोल्युटली अवेयर ऑफ इट। सेक्शन सी, इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव, मींस यहां पे आप अपने आंसर्स लिखेंगे। 20 मार्क्स ईच के 2 क्वेश्चंस आएंगे। दिस टाइम इट वाज अ शॉक, क्योंकि इसमें एक ऐसे चैप्टर में से मेजर लोगों के पास क्वेश्चन आया which was not expected at all, which doesn't come since years, but still it was very easy. Basically थोड़ा सा थ्योरी सा था वो, but otherwise PM is always shocking. सेक्शन ए, सेक्शन बी में कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती, लेकिन सेक्शन सी में स्टेप मार्किंग होती है। somehow I feel कि आपको PM में पास कराने में सेक्शन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। even if your ultimate answer is not correct, अगर आपके स्टेप्स करेक्ट होते चले जाते हैं, you still get some marks. That's the beauty of section C. So इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। From wherever you study, section C को अपनी पकड़ में रखना। सारा क्वेश्चन अगर नहीं भी होगा, 80% ठीक होगा, 80% मार्क्स मिलेंगे। लेकिन सेक्शन ए और बी में अगर छोटा सा भी पॉइंट नहीं आता, either it's a 0 or it's a 2. So that's the beauty of section C. इसलिए इसको पकड़ के रखना। अब आते हैं इसके सिलेबस पे। हम कैप्लन फॉलो करेंगे। कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में कुछ इस तरह का एक्सट्रैक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो पूरा कंटेंट पेज यहां आपको दिख रहा है। Now just to clarify, the books are to be arranged by the students. We do not provide the books. You can buy them from Zamzam Books, Chennai. अगर आपके पास पहले अटेम्प्ट की किसी की बुक है या फिर खुद ने भी आपने पेपर वापस दे रहे हो, उसके लिए पढ़ रहे हो, पहले सेल्फ स्टडी की थी, पुरानी बुक में और अब वाली बुक में कोई चेंज नहीं है। You can absolutely refer to the old previous year's book. There is no change in this syllabus. वो दिखाऊंगी भी अभी मैं आपको। So contents beautifully drafted. अगर मैं आपको contents में दिखाऊं, this is a paper which is a very small syllabus paper. First chapter आपको करना ही नहीं होता है, because PM is linked with MA. MA है आपका पेपर F1, F2, F3, F4 वाला जो नॉलेज लेवल में आता है, उसका पार्ट है MA। अब आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो MA पढ़ के नहीं आए हैं, बिकॉज दे केम फ्रॉम एन एग्जामिशन मॉडल। ग्रेजुएशन के अंडर 4 पेपर के एग्जामिशन लेके आए हैं। क्या उनको ये रिवाइज करना है? कुछ नहीं करना। हम जब बाकी बचे हुए चैप्टर्स करेंगे, अपने आप उसका रिवीजन हो जाएगा। बिना उसका बेस बनाए मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स पढ़ा ही नहीं पाऊंगी। सो यू आर नॉट सपोज टू रिवाइज एनीथिंग। जहां जो करना होगा मैं अपने आप बोल दूंगी। दूसरा, चैप्टर नंबर 2 और 3 एब्सोल्युटली थ्योरेटिकल। इसमें डेटा माइनिंग की बात होती है, डेटा एनालिटिक्स की बात होती है। यहां से प्रैक्टिकल चालू होता है चैप्टर नंबर 4 से, और ये प्रैक्टिकल चलता है चैप्टर नंबर 15 तक। सो आइडियली अगर मैं आपको बोलूं 15 में से 3 चैप्टर्स तो चले गए, करने के लिए चैप्टर्स बचे कितने? 12, ओनली 12। इसका सिलेबस बहुत छोटा है। What is this 16th chapter? This is nothing to do with your technical study part. Employability and technology skills में basically क्या है? आपको importance of Excel, importance of Word document, practice platform क्या है, वो सब समझाया हुआ है। This is not related to PM. This is about the ACCA curriculum which works on Excel and Word documents. इसलिए इसको पढ़ने में कुछ नहीं करना है आपको। Basically PM 12 chapters में खत्म होता है। That is why I always recommend, publicly मैं YouTube पे भी इसको बोलती हूँ, अगर आपके पास किसी भी क्वार्टर में टाइम कम है, प्लीज डू टेक अप PM। इसका सिलेबस बहुत छोटा है। एग्जाम किट में भी क्वेश्चंस कोई पहाड़ जितने बहुत सारे नहीं हैं, पर फिर भी लोग इससे डरते हैं। करते हैं बात इस पे कि लोग इससे क्यों डरते हैं। इसलिए डरते हैं क्योंकि इसकी पास्ट ईयर्स पास परसेंटेज इज एक्सट्रीमली पुअर, एक्सट्रीमली पुअर। मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूं, हर 100 में से 44 स्टूडेंट्स पास होते हैं, या 41 होते हैं, या 37 होते हैं, या 43 होते हैं, या 40 होते हैं। दिस इज पास परसेंटेज। सो परसेंटेज बेसिकली मीन्स आउट ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स 44 students are passing for this particular March 2021 attempt.
यानी कि फेल होने वाले लोगों का रेशो बहुत ज्यादा है, इसलिए डरते हैं लोग इससे। ऐसा क्यों है? तो जस्ट टू शेयर दैट, पीएम में लोग पास कम क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ अ सेट एक्सपेक्टेशन कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जाम में वही आने वाला है। दैट डज नॉट हैपन विद पीएम। क्लियरली दैट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ पीएम। पीएम में आपको बहुत चीजें कॉन्सेप्चुअली समझनी होती है। पीएम डजंट गो विद प्रोसीजर्स, यू विल फाइंड एवरी क्वेश्चन डिफरेंट। यानी यहां पे इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज करना आपका मोटो होना चाहिए। मगअप करने से यहां बात नहीं बनती, लेकिन कई चीजें इसमें भी हैं जो मगअप करनी पड़ती हैं। फॉर्मूलाज मगअप करने पड़ सकते हैं। वेरिएंसेस के जो फॉर्मूलाज हैं वो रटने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। समटाइम्स देयर आर सम रेकमेंडेड फॉर्मेट्स टू डू अ क्वेश्चन, उनको आपको मगअप करना पड़ सकता है। ऑल्दो वो लॉजिकल है, आप एक दो बार जब करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। बट पास परसेंटेज कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दिस, we have got a pass percentage of approximately 72% also, when the global percentage was 37%. और ये 72% में मेरे स्टूडेंट्स पास होने वाले ज्यादातर बिग फोर के थे, जिनकी बेचारों की 10 घंटों की एटलीस्ट वर्क लाइफ होती है। दे आर वर्किंग ऑन देयर जॉब्स फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स। तो पास हुए हैं वो, और वो पास इसलिए हुए हैं बिकॉज यू हैव टू रियलाइज दिस, पीएम का पेपर आपके प्रैक्टिस और देखे हुए क्वेश्चंस में से नहीं आएगा। इट विल एवरी टाइम बी अ सरप्राइज। तो सरप्राइज की टेस्टिंग है, यहाँ पे करेंगे उसकी तैयारी। उसकी तैयारी करने का तरीका सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप यही है, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। हम जो कर रहे हैं उसमें से कुछ नहीं आ रहा, तो हम ये प्रैक्टिस कर क्यों रहे हैं? ताकि हमें क्वेश्चंस करने की अप्रोच समझ में आए। हम जितने भी क्वेश्चन ज्यादा करेंगे उतनी हमारी उस पर पकड़ अच्छी बनेगी, उतनी हमारी प्रैक्टिस उस पर अच्छी होगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रैक्टिस। बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि हमने जो किया है एग्जैक्टली हमें ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। वेरी लेस लाइकली, 0.0001% चांसेस है उसके। आपने बहुत ही ज्यादा कुछ पुण्य किए होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज दिस इज लेस लाइकली टू हैपन। ठीक है, सो वन इज दिस पास परसेंटेज। ऑल्दो पास परसेंटेजेस कंट्री वाइज भी अलग अलग होती हैं, तो ये ग्लोबल परसेंटेज है। ये इंडिया की थोड़ी सी हमेशा ही ज्यादा होती है, बिकॉज इंडियन स्टूडेंट्स आर मच मच लेबोरियस इन दैट टर्म्स कि वो लग के पढ़ाई कर लेते हैं। थोड़ा सा बाकी देशों में कई बार ऊपर नीचे हो जाता है, कई हमसे बेटर भी चले जाते हैं, कई बार कई लोग हमसे नीचे भी रह जाते हैं। सो दैट्स एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। पास परसेंटेज इसमें बहुत बड़ा एक डराने का फीचर है। हमारे पास्ट रिजल्ट्स, ये आपको मैं सिर्फ 2 क्वार्टर्स के दिखा रही हूँ, उससे पहले वाले फिर ये छोटे हो जाते हैं साइज में, इसलिए आई हैड टू टेक ओनली 2। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि पीएम में स्टूडेंट्स बहुत सारे थे और इधर कम क्यों है, दिसंबर वाले में कम क्यों है? क्योंकि दिसंबर के लिए बैच लाइव नहीं था। सो हाउ डू आई टेक अप द क्लासेस इज बेसिकली, अभी ये लाइव चलेगा, दैट मीन्स हम सितंबर के लिए लाइव चल रहे हैं, तो दिसंबर में ये लाइव नहीं चला होगा। सो इट जस्ट वेंट ऑन ब्लेंडेड मॉडल। ये जितने भी स्टूडेंट्स पास हुए हैं ये ब्लेंडेड मॉडल वाले ही थे, जबकि आप जो ये मार्च का रिजल्ट देख रहे हैं ये लाइव में से है। सो दैट द बेसिक डिफरेंस इज कि लाइव में स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, और व्हेनेवर इट इज ब्लेंडेड मॉडल आई तो ऑलवेज रेकमेंड कि ब्लेंडेड उसको लेना चाहिए जो सेल्फ डिसिप्लिन में रहे, मुझसे तेज चलने की इच्छा रखे, क्योंकि मैं तो लाइव के हिसाब से अपनी स्पीड पे चलूंगी। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे तेज स्पीड में चलना है और मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में रख के क्लासेस देखूंगा ही मैम, आप चाहे सैटरडे संडे सामने आओ चाहे ना आओ, देन ब्लेंडेड इज एब्सोल्युटली फॉर यू। सो ये जितने भी लोग पास हुए दे आल्सो गेव सम गुड परसेंटेज मार्क्स की, कुछ 20 में से 12 या फिर 20 में से 13 कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स पास हुए थे। हियर आल्सो व्हेन वी हैड मार्च 22 का रिजल्ट, ये भी कुछ 60% के आसपास रिजल्ट था। Although when the size of batches increase, then the pass percentage it goes a bit down. जब पहले 2 बच्चे हुआ करते थे तो 100% रिजल्ट हुआ करता था, दोनों पास होते थे। बट यस, मोटा मोटा ये है, मार्क्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे आने वालों के नंबर गजब आए हैं। जस्ट सी चेतनाज मार्क्स, ब्लेंडेड 75, दैट टू पीएम, जिसको लोग सोच नहीं पाते। कनिका 64 blended, she is in EY. Khushbu, Big 4. Ridhika, Big 4. Ishan, Big 4.
सिमरनप्रीत इज क्वाइट यंग, सो शी इज नॉट वर्किंग ऑल्सो। लेकिन जितने भी लोग हैं, चाहे वो लाइन पे पास हो चाहे कैसे भी पास हो, दे आर अमंगस्ट 44 और 40% ऑफ द रिजल्ट जो आता है। तो आप भी इसमें बिल्कुल हो सकते हैं। नेक्स्ट ब्रोशर आई एम जस्ट गोइंग टू किक अप यू ऑल कि हमें इस ब्रोशर में एंट्री बनानी है। आगे बढ़ते हैं। हम कैसे चलेंगे? तो हम ऐसे चलेंगे जी, अप्रोक्सीमेटली 67 आवर्स की लाइव क्लास, सॉरी 57 आवर्स की लाइव क्लास चाहिएगी। अब आप इसमें देखेंगे कि ये 60 आवर्स क्यों बोलती हूं मैं, क्योंकि बहुत चीजें मेरे पास प्री रिकॉर्डेड भी रखी हैं। कैसे? चैप्टर 2 और 3 जो मैं थ्योरी बोल रही थी वो आपको यहां दिखेगा ही नहीं। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 आपको यहां से मिसिंग दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो थ्योरी है। आप उनको मेरी रिकॉर्डेड वीडियोस से अपने कंफर्ट पे कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए हमें एक लाइव क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। नॉट दैट कि लाइव क्लास को मैं बचा के सिलेबस कंप्लीट जल्दी कर दूंगी, जी नहीं, सिलेबस तो 15 अगस्त को ही कंप्लीट होगा। यानी आपके एग्जाम से पहले वाले मंथ में जो भी 15th या 16th आएगी, अगर वो वीकेंड होता है, सिलेबस तो तभी कंप्लीट होगा। क्लासेस बचाने का एक रीजन ये होता है कि हमें लाइव में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए रादर देन थ्योरी डिस्कस करने के, कि भाई डेटा एनालिटिक्स ये होता है, भाई इंटरानेट ये होता है, इंटरनेट ये होता है, लैन ये है, वैन ये है। दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम। बेटर है कि हम उसमें लाइव क्लास में आपको एग्जाम किट की प्रैक्टिस थॉरली कराएं। सो दिस इज द होल प्लान, जो ऊपर नीचे हो जाता है बैच वाइज। कई बार कई बैचेस कई टॉपिक्स बहुत कम टाइम में कर लेते हैं, कई बैचेस में एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत टाइम लगता है। सो दैट डिफरेंस ऑलवेज परसिस्ट। अब तक के प्रेजेंटेशन में, अब तक के जितना भी मैंने आपको बताया, इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। बताइए जी। हाँ जी, नो डाउट एट ऑल। मैं कनेक्टेड हुई, डिस्कनेक्ट हो गई हूँ, इसलिए डाउट नहीं है। मैम कनेक्टेड No, हो। ma'am, no doubt. ओके, नो डाउट, नो कंफ्यूजन, No, पक्का? ma'am. मैम अभी तक तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। सी पीएम के साथ थोड़ा सा घबराना नहीं। लोग बहुत ज्यादा आप लोगों को ये बोलेंगे, ओहो पीएम, ओहो पीएम। पीएम कुछ नहीं है यार, मैंने आप लोगों को ब्रोशर दिखाया है, ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी। देयर इज नो लाई इन दिस। यू कैन क्रॉस चेक दीज पीपल, यू कैन क्रॉस चेक देयर रिजल्ट। ये लोग बिग 4 के साथ पीएम में पास हुए हैं, तो तुम लोग भी हो जाओगे। तो सबसे पहली चीज ये अपने को दिमाग में रखनी है कि आपको पीएम के बारे में कोई भी फीडबैक मिले, टू हेल विद इट, उसको किनारे करो एंड यू हैव टू डू इट। हाँ, अगर ऐसा है कि भाई नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये पेपर तुम्हारे लिए एग्जाम्प्ट होने वाला है, बिल्कुल इसको टाल जाओ, पर ये तो होना नहीं है, देना तो है ही, तो ब्रेवली फेस करो। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस। और जितना डरोगे इस पेपर से, ये उतना ही हावी होता चला जाएगा। मुझे ईशान का आज भी ध्यान है, ईशान जब पेपर दे के आया था, he clearly said, मैम आई एम नॉट गोइंग टू पास। एंड आई सेड व्हाई? बोला मैम सब कुछ इतना वियर्ड था, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि कैसे किस चीज को मैं डील करूं। मैंने कहा तूने अपनी स्टाइल से डील किया? ही सेड यस, एंड हियर ही गॉट 68। चेतना, मैम ठीक हुआ पेपर, पता नहीं कैसा हुआ, 75। कनिका, मैम आपको पता है ना, मुझे पता ही नहीं चलता पेपर कैसा हुआ है, 64। सो इट्स जस्ट दैट आपने जो सीखा है पूरे क्वार्टर में, वो आपको वहां पे उतार डालना है, दैट्स इट। उससे ज्यादा पीएम से कोई उम्मीद मत रखो कि मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी या मतलब आंसर सही है। नो, दैट डजंट परसिस्ट विद पीएम। अब इसका कंटेंट पढ़ना चालू करते हैं। कैन आई स्टार्ट? एनी प्रॉब्लम, एनीथिंग आई नीड टू हाईलाइट? कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया हो? नो मैम। ठीक है, अब ये देखो, पीएम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो 57 आवर्स मुझे लाइव लेने हैं, आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी हैव इनफ वीकेंड्स जिसमें हम अगर 2.5 आवर्स भी पढ़ते हैं तो भी आराम से होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मैंने बहुत हायर साइड पे घंटे लिखे हैं, इतने घंटे यूजुअली लगते नहीं है। जैसे परफॉर्मेंस मेजरमेंट में मैंने इस पे 12 घंटे डाले हैं, ये आराम से 3 क्लासेस में हो जाता है। 3 क्लासेस 2.5 आवर्स वाली, ये आराम से हो जाता है। आराम से मतलब
जिसमें मैं स्टडी टेक्स्ट और एग्जाम किट 1/3 क्लास में करा दूंगी। अब इसके बाद में एक चीज मुझे आप लोगों को जो दिखानी है वो एंड ऑफ सेशन पे दिखाऊंगी। अब हम लोग ड्राइव से एक्सेस नहीं देते, वी गिव द एक्सेस थ्रू एलएमएस। एलएमएस इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारी वेबसाइट के थ्रू आपको इसका एक्सेस मिलेगा। देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको मॉनिटर करना मुश्किल हो रहा था। देन वीडियोस जो घूमती रहती थी वो दैट वाज अनदर प्रॉब्लम। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स, मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही बैठे हैं, तो नए वाले स्टूडेंट्स इस चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, दे कैन जस्ट डायरेक्टली टॉक टू देम आल्सो। इनके सामने खुलेआम बोल रही हूँ, वंस द क्लास हैपेंस, द क्लास इज अपलोडेड टू द एलएमएस और इवन द ड्राइव विद इन 24 आवर्स। ये 24 आवर्स में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, इतना टाइम नहीं लगता, पर फिर भी चलो मैं 24 आवर्स बोलती हूँ। विद इन 24 आवर्स द क्लास इज अपलोडेड। आप लाइव मॉडल से है तब भी क्लास एक्सेस रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं। अगर आप किसी कारण से एक दिन क्लास में नहीं थे, आपको नेक्स्ट 5-6 घंटे के अंदर अंदर एलएमएस पे वो क्लास रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, उसको देखो, खत्म करो, ताकि नेक्स्ट क्लास आपकी लाइव मिस ना हो, बिकॉज यूजुअली दे आर इंटरलिंक्ड। आप अगर सैटरडे वाली क्लास मिस कर जाएंगे, संडे में कुछ समझ में नहीं आएगा। दैट्स द होल आइडिया कि मैं इसको कुछ जल्दबाजी में क्यों अपलोड करती हूँ, वरना करने को वो मंडे भी अपलोड हो सकती है, बट देन आई डू इट ताकि सैटरडे आप उसको वापस पढ़ लें और संडे की लाइव क्लास मिस नहीं हो जाए। उसको मिस मत करो, क्योंकि लाइव में मैं पोल्स भी करवाती हूँ, बीच बीच में आप लोगों से पूछती भी हूँ। सेक्शन सी के जब क्वेश्चंस करती हूँ तो नंबर पंच इन करने के लिए स्टूडेंट से वैल्यूज मांगती हूँ। सो यू आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ मी एंड दैट मोटिवेट्स अ स्टूडेंट टू कीप ऑन आंसरिंग। इसलिए लाइव क्लास का थोड़ा सा एक ऑरा अलग होता है। आपको क्लास बाद में मिलेगी, दैट्स फाइन, बट स्टिल जस्ट ट्राई टू अटेंड मैक्सिमम ऑफ द लाइव क्लासेस। उसके अलावा एक दो चीजें हाँ जो मैं ये भी बोलते बोलते भूल गई, रूटीन टेस्ट की पॉसिबिलिटी और फ्रीक्वेंसी वी आर इंक्रीजिंग फ्रॉम दिस क्वार्टर। कैसे इंक्रीज हो रही है? अब आपके वीकली टेस्ट होंगे। पहले मैंने लास्ट क्वार्टर उसको वीकली से 10 डेज पे कर दिया था, अब वापस से उसको वीकली करेंगे। जस्ट 5 क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा नहीं, 5 क्वेश्चंस एलएमएस पे आपको मिलेंगे। जो भी कवरेज हम कर चुके हैं उससे रिलेटेड, वो रैंडम होंगे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वो एक चैप्टर स्पेसिफिक होंगे, वो एक चैप्टर स्पेसिफिक नहीं होंगे। सो फार जो भी कंप्लीट हुआ है, हर फ्राइडे आपका उसका टेस्ट होगा, एवरी फ्राइडे। सो हर वीक का जो टेस्ट हुआ वो फ्राइडे को हो गया। क्यों? सैटरडे संडे जो भी कवरेज हुआ है वो पढ़ने के लिए इनफ है, 5 दिन इनफ है। आप फ्राइडे को उसका टेस्ट देंगे, उसकी प्रॉब्लम क्लास का शेड्यूल वंस एवरीबडी कंफर्म्स दैट दे आर ज्वाइनिंग, ग्रुप बन जाएगा, तो प्रॉब्लम क्लास का शेड्यूल उसमें डिसाइड करेंगे। ये जो 57 आवर्स है इसमें प्रॉब्लम क्लासेस नहीं है। प्रॉब्लम क्लासेस वीक डेज पे होती है। अगर आपको वो दिक्कत करती है कि मैम मैं वीक डेज पे प्रॉब्लम क्लास के लिए नहीं आता, इसलिए आपके साथ पढ़ना मुझे नहीं जमता, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, प्रॉब्लम क्लासेस आर नॉट मर्ज्ड विद द रूटीन क्लासेस। मुझे पढ़ाने के लिए 57 आवर्स चाहिए, इसमें मैं प्रॉब्लम क्लासेस नहीं डाल सकती। प्रॉब्लम क्लासेस टोटल 4 होंगी, वो मोर देन इनफ है। 4 में भी बहुत लोग नहीं आएंगे। व्हाई? बिकॉज इसकी पूरी एक एग्जाम किट लाइब्रेरी मैंने बना रखी है। कैसी लाइब्रेरी? जिसमें पास्ट बैचेस में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं वो क्वेश्चंस मैंने इस लाइब्रेरी में डाले हुए हैं। वो लाइब्रेरी आपके लिए अनलिमिटेड ओपन नहीं होगी, आपको सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड का एक्सेस मिलेगा। आपको जब जरूरत पड़े आप तभी उसको रेफर करेंगे। और ऐसा क्यों? अगर मैं अनलिमिटेड एक्सेस आपको दूंगी तो बाय डिफॉल्ट आप उस पर दिमाग लगाने की बजाय सीधा वहां पहुंच जाएंगे देखने के लिए। इसलिए सो द होल आइडिया इज एग्जाम किट लाइब्रेरी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए ही ओपन होगी, अनलिमिटेड आपको उसमें एक्सेस नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी बहुत सारी क्वेरीज उससे सॉर्ट हो जाएंगी। दैट विल बी वेरी डिटेल्ड इनफ। ऐसे में 4 प्रॉब्लम क्लासेस विल बी मोर देन इनफ। आदित्य, कैप्लिन बीपीपी टैक्स में फॉलो मैंने की थी, मजबूरी थी क्योंकि कैप्लिन का स्टॉक नहीं आया था। कैप्लिन फॉलो करेंगे, आपको पिछले साल की बुक भी मिलती है, ले लो, कोई इशू नहीं है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। मैं तुम्हें एक बार सिलेबस भी दिखा देती हूं सो दैट वी आर डन देयर एंड देयर। ये सिलेबस है आपका पीएम का। एसीसीए की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा।
उसमें लास्ट पेज पे एक समरी दिखेगी, समरी ऑफ चेंजेस पिछले साल से इस बार वाले सिलेबस में। ये सिलेबस लेटेस्ट है, कैसे पता चलेगा तुम्हें? इसके फर्स्ट पेज से पता चलेगा। ये रहा सितंबर 2022 से जून 2023 तक का सिलेबस है। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो आपको इस क्लास में भी दिख जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन सिलेबस को लेके हो। इसके लास्ट पेज पे आपको एक समरी ऑफ चेंजेस मिलेगा। सिर्फ 2 चेंजेस आए हैं, वो भी रीवर्डिंग्स के चेंजेस हैं। कुछ चीजों को सिर्फ रीवर्ड किया गया है, मतलब उनको एक अलग वर्ड दिया गया है। नो कॉन्सेप्ट हैज बीन एडेड, नो कॉन्सेप्ट हैज बीन डिलीटेड, नथिंग हैज बीन एडेड न्यू। सो डू नॉट वरी, अगर जैमजैम बुक्स पे आपको लास्ट ईयर वाली बुक मिलती है, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। जो बुक मिले टेक इट, बट कैपलन नॉट बीपीपी। दूसरी चीज, आपके जो मैं टेस्ट्स बनाऊंगी वो बीपीपी से बनाती हूं मैं यूजुअली। सो बीपीपी और कैपलन दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको बीपीपी खरीदने की जरूरत नहीं है, प्लीज डू नॉट डू दैट। ठीक है, अब करें आगे शुरुआत करें। हाँ जी, अमन बताइए। अमन, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू नॉन पीएम, एंड में उसके क्वेश्चंस लूंगी। ठीक है अमन, आई विल टेक योर क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट वाले पोर्शन में। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला चैप्टर विच आई वुड लाइक टू टेक अप इज चैप्टर नंबर 5। यानी मैं चैप्टर नंबर 1 कूद गई हूं, वो तो रिविजन ऑफ एमए था, क्या करना है उसमें। चैप्टर नंबर 2 एंड 3 ये दोनों थ्योरी चैप्टर्स है। 4 में जंप कर गई हूं। क्यों? क्योंकि आपका बेसिस और बेसिक पिलर ऑफ पीएम इज दिस चैप्टर। यानी चैप्टर नंबर 5 सबसे पहले करना है। आप जब भी रिविजन करें तब भी सबसे पहले यही करना है। आज बहुत धीरे जाऊंगी बिकॉज अभी बहुत लोग ज्वाइन करते हैं धीरे धीरे करके। आई डोंट वांट कि वो कोई क्रिटिकल चीज मिस करें, बट मजबूरी है, बिना इसके हम आगे बढ़ नहीं सकते। दिस इज द बेसिस ऑफ पीएम। सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये क्या है? सिंपल, इस चैप्टर का नाम बहुत चीजें बताता है। कॉस्ट, हम पीएम में कर क्या रहे हैं वो ये चैप्टर ब्रीफ करेगा। पीएम कैसे आपके लाइफ पे, ये देखो प्रॉफिट की स्पेलिंग देखो, कैसे आपकी लाइफ पे इंपैक्ट डालने वाला है वो भी डिस्कस करेंगे। हम इस पेपर को पढ़ क्यों रहे हैं? कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। सच बोलूं तो यस, आपको क्या नौकरी मिलेगी पीएम पढ़ने के बाद में? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जॉब्स में ये बहुत जरूरी है। और इवन आई विल से नॉट ओनली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये आपके हर जगह जरूरी है। हर डिपार्टमेंट एक बजट पे चलता है। बजट बनाने के लिए जो पर्सपेक्टिव चाहिए दैट इज डेवलप्ड बाय पीएम। आपके इसमें एक चैप्टर है बकायदा बजटिंग के नाम का। दैट मीन्स दिस इज गोइंग टू बी यूज्ड एवरीवेयर। नाउ लेट्स सपोज यू गेट अ जॉब ऑफर फ्रॉम मर्सिडीज, और वहां के बजटिंग डिपार्टमेंट में आप होते हैं, वहां के कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप होते हैं, तो आपको क्या समझने की जरूरत है? कॉस्ट स्ट्रक्चर, प्राइसिंग स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें लिंक्ड है। सो इफ यू सी द फ्लो ऑफ पेपर्स विद एसीसीए और इवन सीए में ये पेपर कॉस्टिंग के नाम से होता है। दिस इज अ वेरी एसेंशियल पिलर ऑफ एनी फाइनेंस प्रोफेशनल डिग्री। कैसे? आप जब तक किसी भी चीज का कॉस्ट स्ट्रक्चर नहीं समझेंगे, आप एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे समझेंगे? आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी समझते हैं, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पिक्चर में आता है आपसे टैक्स वसूलने। जब आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होता है तो आप उसकी फाइनेंसिंग ढूंढते हैं, यानी उसको पैसा चाहिए, ये पैसा देने के लिए फाइनेंसर्स चाहिए, और इन सारी चीजों की करेक्टनेस को चेक करने के लिए आपको एक ऑडिटर चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सारे पेपर्स एक दूसरे से लिंक्ड है। हम यहां पे पीएम भी पढ़ते हैं, हम यहां भी पीएम पढ़ रहे हैं। ये आपका पेपर है टैक्सेशन, ये आपका पेपर है एफएम, ये आपका पेपर है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। और वो ऑडिट किसकी करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैं जब खुद पढ़ती थी तब मैं ये सोचती थी कि यार मैं सारी जगह पे तो काम करूंगी नहीं, मैं तो एक ही प्रोफाइल पे काम करूंगी। तो ऐसा क्यों नहीं करती हैं ये बॉडीज
ये चाहे वो ICAI हो चाहे वो ACCA हो, ये लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हमसे पहले ही पूछ ले भैया तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम वही वाला पेपर दो और तुम्हें डिग्री दे देंगे। ये लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, आप अलग से इसको डील कर नहीं पाएंगे। यानी एक फाइनेंस प्रोफेशनल को चाहे वो ऑडिट लाइन का हो, चाहे वो टैक्सेशन लाइन का हो, चाहे वो कॉस्टिंग लाइन का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बंदा हो, चाहे वो फाइनेंस लाइन का हो, he has to understand the whole chain। और चेन की शुरुआत PM से होती है। यानी सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं कौन क्या करता है, मतलब कि प्रोडक्शन में क्या खर्चा होता है, हम प्रोडक्शन करते कितना है और उस पे क्या कमाई होती है, यानी ये तीनों चीजें। सो लेटेस्ट में शार्क टैंक इंडिया सबने देखा है, देखा नहीं देखा? भाई अनम्यूट करो, बोलो, इट्स अ लाइव क्लास। देखा है मैम। देखा है? मैम देखा है। ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, जितने भी फाइनेंसर्स थे जो पैसा लगाने के लिए बैठे थे, बेसिकली जिनको शार्क्स बोला जाता है, वो बार बार एक बात कर रहे थे, जीपी मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। सबसे पहला क्वेश्चन उनका एक बिजनेस को समझने का ये दोनों पॉइंट्स थे। तीसरी चीज वो बार बार बोलते थे स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, दे वर यूजिंग दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। स्केलेबिलिटी, व्हाट इज दिस स्केलेबिलिटी? एक बिजनेस हम किस हद तक ग्रो कर सकते हैं, दैट इज स्केलेबिलिटी। इशिका प्लीज ऐड ऑन। हाँ, यही कि आप अपना बिजनेस कितना बढ़ा सकते हो, बिकॉज लॉन्ग रन में टू सस्टेन एंड मार्केट यू हैव टू ग्रो ना। एग्जैक्टली, आप बड़ा स्केल ऑफ बिजनेस कैसे संभालोगे, दैट इज स्केलेबिलिटी, दैट इज वॉल्यूम। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन, जीपी मार्जिन है, दैट इज प्रॉफिट, जो बिना कॉस्ट के निकल नहीं सकता। यानी ये तीनों चीजें एक बिजनेस का फर्स्ट पॉइंट है कि भैया आगे चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ में नहीं आती है तो बिजनेस आप ढंग से चला नहीं पाएंगे। आप चला जाएंगे, हो सकता है अच्छा भी चल जाए, लेकिन वो भगवान भरोसे ही अच्छा चलेगा। सो द फर्स्ट थिंग विच एवरी फाइनेंस प्रोफेशनल शुड डू इज अंडरस्टैंडिंग दीज थ्री टर्म्स। इसी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती हूं इस पूरे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। आप लोगों को पेन, पेपर्स, कॉपीज, व्हाटएवर यू वांट टू टेक, यू विल हैव टू टेक दैट, ताकि हम कुछ कुछ लिखना चालू करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू राइट डाउन इज समथिंग विच इज द बेसिक पिलर ऑफ पीएम, जो हम हर जगह यूज करेंगे। सबसे पहले लिखो सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, यू गेट कंट्रीब्यूशन। सो दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर मेनी ऑफ यू, कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन। वैसे कंट्रीब्यूशन होता है जो डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है। यानी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में ये उसकी तरफ का शेयर है, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन। और इसमें से जब फिक्स कॉस्ट बिजनेस की माइनस कर दी जाती है, वी गेट प्रॉफिट। सो आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल दी टर्म्स। और ये जो पूरा फॉर्मेट है, ये आपको बहुत जगह काम आने वाला है। बेसिकली अगर आप ये पकड़ गए तो पीएम पकड़ में आ जाएगी। अब ये सेल्स रेवेन्यू क्या है? किसी भी प्रोडक्ट को आप बेचते हैं तो रेवेन्यू होता है, दैट इज सेल्स रेवेन्यू। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट वो है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट वो है जो आउटपुट के हिसाब से चेंज नहीं होती है। अगर इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और रिफाइन करूं, वेरिएबल कॉस्ट changes with the change in output. If the output increases, variable cost also increases. But there are two concepts here. एक होता है variable cost per unit, एक होता है total variable cost. These two are different. कैसे? Total variable cost होती है हर output के level पे। 1000 यूनिट्स बनाएंगे, उसकी total variable cost ये है। 2000 यूनिट्स बनाएंगे, उसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मोर और लेस सेम रहती है। कैसे? आपके घर में रोटियां बनती हैं, एक रोटी बनाने की कॉस्ट वर्सेस 10 रोटी बनाने की कॉस्ट।
इट्स द सेम, यानी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ वन रोटी विल ऑलवेज बी सेम इवन इफ यू मेक वन रोटी और यू मेक 10 रोटीज, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल चेंज। एक रोटी बनाने की टोटल वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, 10 रोटीज बनाने की वेरिएबल कॉस्ट टोटल ज्यादा होगी। थोड़ा सा जरूर गैप आ जाता है, क्योंकि जब बिजनेस स्केल करता है, जब बिजनेस बढ़ता है, तो सप्लायर आपको डिस्काउंट देने लग जाता है, वहां पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कम भी होने लग जाती है। बिल्कुल ऐसे केसेस होते हैं, इसलिए पीएम में कोई चीज रूल पे नहीं चलती। आपको मेजॉरिटी लोग फिक्स कॉस्ट ऐसे समझाएंगे, फिक्स कॉस्ट इज समथिंग विच रिमेन्स फिक्स्ड अक्रॉस ऑल लेवल्स। ये भी पीएम नहीं है, ये रटी रटाई डेफिनेशन है। फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कॉस्ट which remains fixed up to a certain level. अब ये up to a certain level क्या है? आज हमने एक फैक्ट्री बनाई, एक गंदी सी फैक्ट्री बना देती हूं, प्लीज बेयर विद माय ड्राइंग। आज हमने एक फैक्ट्री बनाई, इस फैक्ट्री में 10,000 यूनिट्स बन सकती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ये फैक्ट्री हमने किराए पे ली है, तो फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। फैक्ट्री रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट। आज हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आ गया, बल्क ऑर्डर, और बल्क ऑर्डर में अब हमें बनानी है 30,000 यूनिट्स। 30,000 यूनिट्स बनाने के लिए अब ये फैक्ट्री तो पड़ेगी छोटी, तो आपको एक एडिशनल फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ेगी। तो हम तो बोल रहे थे कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड, ये फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ कैसे गई? इसलिए आगे डाला जाता है अप टू अ सर्टेन लेवल। एक लेवल तक ही फिक्स्ड होती है, लेकिन आपका साइज ऑफ प्रोडक्शन अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपकी फिक्स कॉस्ट भी बढ़ जाती है। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो क्वेश्चन भी यूज करेगा और मैं भी बोलते हुए यूज करूंगी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो बढ़ती जाती है एक पर्टिकुलर लेवल के बाद। दैट इज इंक्रीमेंटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे अब आप एक फैक्ट्री भी एडिशनल ले रहे हैं, तो आपका फैक्ट्री रेंट का खर्चा बढ़ेगा, यानी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ गई। हाँ, अगर मेरी फैक्ट्री की कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है, तो 10,000 यूनिट्स तक का जो भी रेंट है दैट इज फिक्स्ड। आप चाहे 1,000 यूनिट्स बनाइए, चाहे 2,000 बनाइए, चाहे 9,000 बनाइए, फैक्ट्री रेंट उतना ही रहने वाला है। तो ये 10,000 यूनिट्स तक के प्रोडक्शन के लिए ये फिक्स्ड कॉस्ट है, लेकिन उससे ऊपर इट विल चेंज। क्या ये बात सबको समझ आती है? सो फिक्स्ड कॉस्ट डजंट मीन फिक्स्ड एट ऑल लेवल्स, नो, इट रिमेन्स फिक्स्ड टिल अ पर्टिकुलर लेवल। इसलिए आपको जगह जगह पीएम में इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी दिखेगी। ये इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट बहुत स्टूडेंट्स के लिए आफत बनती है कि यार ये फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स्ड होती है, इंक्रीमेंटल कैसे हो सकती है? सो बी प्रिपेयर्ड, नथिंग इज फिक्स्ड इन दिस वर्ल्ड। वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स नहीं होती, वो भी अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग होती है। जब बिजनेस चालू होता है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आती है, जब प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है तो सामने वाला सप्लायर डिस्काउंट देने लग जाता है, इससे वेरिएबल कॉस्ट कम होने लगती है, यानी पर यूनिट आपकी लेबर एफिशिएंट हो जाती है, काम करना आ जाता है उनको, तो जो पहली यूनिट बनने में जो कॉस्ट लगती है उससे कम लगने लग जाती है। यही कारण है कि आज एक छोटा बिजनेस, अगर कोई भी, लेट्स सपोज अमूल की बात करते हैं, अमूल की दूध की थैली वर्सेस जो छोटा सा कोई भी बिजनेस दूध की थैली में एक प्रोडक्शन करेगा, दैट प्रोडक्शन इज गोइंग टू बी डिफरेंट कॉस्ट पे। अमूल की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, उनको वो काम करना बहुत सस्ता पड़ता है। आज मैं और आप वही 1 लीटर की थैली बनाने लगेंगे ना, इट विल बी कॉस्टली फॉर अस। एक सिंपल चीज घर में देख लो, हम क्यों नहीं ब्रेड्स बनाते हैं घर में? वी गो टू द मार्केट एंड वी बाय द ब्रेड्स। व्हाई? क्योंकि बाजार से ब्रेड का पैकेट 15 रुपए का मिलता है, अगर वही चीज हम घर में बनाने लगेंगे वो 20 रुपए का मिलेगा, पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? हम जो सामान लगाएंगे, हम जो टेक्नोलॉजी लगाएंगे, हम जो मशीन्स लगाएंगे, वो तो है ही नहीं हमारे पास। दे आर यूजिंग सम मशीन्स विच मेक इट कॉस्ट इफेक्टिव बल्क प्रोडक्शन की वजह से। और एक चीज का, एक आइटम का प्रोडक्शन करते हो, दैट इज ऑलवेज कॉस्टली। तो ना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है हमेशा,
ना फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड होती है। तो सबसे पहले ये ब्लॉक हटाना दिमाग से, नथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग कैन चेंज। लेकिन एक छोटा सा इसमें स्टेटमेंट कई बार सामने आएगा, इन द शॉर्ट रन all costs are fixed, all costs are fixed। इस स्टेटमेंट को ध्यान रखना। अब इसके एक एक वर्ड को समझो, ये 2 मार्क्स में, ट्रू फॉल्स में या फिर थ्योरी में बन के आ सकता है। इन द शॉर्ट रन मींस महीने 2 महीने में, 2-3 महीने मान लो, सारी कॉस्ट फिक्स्ड होती है। कैसे? वेरिएबल कॉस्ट भी फिक्स्ड होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर आपको 3 महीने के अंदर अंदर कोई ऑर्डर बना के देना है ना, तो 3 महीने में आप फटाफट जाके सप्लायर ढूंढ पाओगे कि यार कोई तो सस्ता दे दो, जो सप्लायर है वही मिलेगा आपको ना। आप नई फैक्ट्री खड़ी कर पाओगे, यानी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी वही की वही रहेगी। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म हो, यानी एक सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आने वाले 10 साल तक मुझे 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके देनी है गवर्नमेंट को, तो मैं क्या करूंगी? अब मुझे क्लियर पता है कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में है और ये नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो लॉन्ग टर्म में सारी कॉस्ट वेरिएबल हो जाती हैं। कैसे वेरिएबल हो जाती हैं? आप उनको चेंज कर सकते हैं, आप चाहे उनको वैसे मोल्ड कर सकते हैं, आप अलग अलग सप्लायर्स ढूंढ के ला सकते हैं, आप इस फैक्ट्री के लिए भी कुछ नेगोशिएशन कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट रन में आपके पास टाइम नहीं है वो सब करने का, तो शॉर्ट रन में कॉस्ट यूजुअली फिक्स रहेंगी, आप उनको ज्यादा बदल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा उनको चेंज करने का, उनको नेगोशिएट करने का। और लॉन्ग रन में तो हम फैक्ट्री रेंट को भी नेगोशिएट कर जाएंगे, हम अपनी फैक्ट्री खरीद लेंगे, हम अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को ही एक्सपैंड कर देंगे, किराए पे फैक्ट्री लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यानी तब कॉस्ट का स्ट्रक्चर ही अलग होगा, हर चीज फिक्स नहीं रहेगी। सो शॉर्ट रन में कॉस्ट यूजुअली फिक्स रहेंगी क्योंकि आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे, जो है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग रन में आप बहुत कुछ कर पाएंगे, दैट विल मेक योर कॉस्ट्स वेरिएबल। क्या लॉजिकली कुछ समझ में आ रहा है, या इन स्टेटमेंट्स को बुक्स में से जाके अंडरलाइन करके लर्न करोगे? आ रहा है समझ में? मैम समझ आ रहा है। मैम समझ आ रहा है। पता है, मुझे सच में ऐसी फीलिंग आ रही है कि तुम लोग सो गए, टाटा बाय बाय, सो गए। चलो अच्छा, सो अब आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। सीवीपी एनालिसिस में अब हम करेंगे क्या? अब कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, उसके लिए 2-3 चीजें और कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। वो क्या है? अमन इज सेइंग मैम वी आर अवेक। ओके, एक आता है पॉइंट बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम। ये क्या होता है? मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि आप और मैं, हम सब जानते हैं उनको। किनको? मैकडॉनल्ड्स को। McDonald's took 18 years to reach their break even. Majority companies haven't reached their break even in 15 years of time span. ये break even होता क्या है? ये वो वाली सिचुएशन होती है जब एक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में होती है। करेक्ट? नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है? यस रिया, एब्सोल्युटली राइट। जब आपकी सेल्स, रेवेन्यू और कॉस्ट बिल्कुल बराबर हो जाए, दैट इज ब्रेक इवन। यानी आपकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट सब निकल रही है, ना तो कुछ बच रहा है ना कुछ नुकसान में जा रहा है, दैट इज ब्रेक इवन। ब्रेक इवन के साथ ये कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट हो जाता है। क्यों? मैं आप लोगों से सिंपल एक क्वेश्चन पूछती हूं। हमारे पास 2 चॉइसेस है, प्रोडक्ट एक्स बनाना या प्रोडक्ट वाई बनाना। एक का ब्रेक इवन पॉइंट है 10,000 यूनिट्स पे, यानी एक्स अगर बनाएंगे तो 10,000 यूनिट्स पे हम नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाएंगे। यानी 10,000 यूनिट्स से ज्यादा जब यूनिट्स बिकने लग जाएंगी, हमें प्रॉफिट होने लग जाएगा। मैं सिंपल लेमैन की तरह बात कर रही हूं, पीएम को भूल जाओ एक बार, लेट्स बिकम बिजनेसमैन हियर। सो 10,000 यूनिट्स पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा, उससे पहले आप लॉस भुगतेंगे और उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। एक दूसरा ऑप्शन है आपके पास, कमोडिटी वाई बना लो, इसका ब्रेक इवन आएगा 15,000 यूनिट्स पे।
बाकी इंफॉर्मेशन बहुत सारी होती है, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे होते हैं, अभी उन इफ्स एंड बट्स को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ इस स्टेटस को देखते हुए आप किस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना चाहेंगे? X. बताओ, सब अनम्यूट करो, बोलो। X. किसी को वाई का प्रोडक्शन करना हो? No, ma'am. No, ma'am. Considering other factors to be silent, everybody will choose to go with X. Why? 10,000 पे ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगी। ब्रेक इवन जिस भी प्रोडक्ट का पहले आ जाता है दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल। क्यों? क्योंकि वो 10,000 यूनिट्स के बाद में बिजनेस में एडिशनल प्रॉफिट जनरेट करके देने लग जाएगा। जबकि वाई के साथ क्या होगा? 15,000 तक तो आप नुकसान ही भुगतते जाएंगे, फिर जाके प्रॉफिट आएगा। हालांकि ये कंक्लूसिव नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक्स की प्रॉफिटेबिलिटी उसके बाद में जब आएगी वो भी कम आएगी, लेकिन वाई की प्रॉफिटेबिलिटी 15,000 यूनिट्स के बाद में बहुत ज्यादा आएगी। ये सब अलग बातें हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेप ये है बीईपी का। जिस भी प्रोडक्ट का बीईपी पहले आता है वो अच्छी बात है, बाकी बातें भी देखनी है, लेकिन ये तो अच्छी बात है। सो दैट्स बीईपी। अब बीईपी के लिए क्या हम कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं जी। बनाओ, क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले लिखो बीईपी का फॉर्मूला, एक पेज पे लिख लो। ये क्वेश्चंस करते टाइम आपको यूज में आएंगे। बीईपी, सो बीईपी आपसे क्वेश्चन पूछेगा इन यूनिट्स एज वेल एज इन अमाउंट्स बोथ। मैं अभी यहां पे इन यूनिट्स निकाल रही हूं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बीईपी इस बिजनेस का यूनिट्स के नाम पे कितना है। दिस इज फिक्स कॉस्ट एफसी, मैं एफसी को फिक्स कॉस्ट लिखती हूं अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये दोनों ही चीजें कैसे निकलेंगी सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा। यानी हमारा ये फॉर्मेट काम आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट दोनों पर यूनिट विल गिव यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। फिक्स कॉस्ट आपको दी होगी क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी बीईपी। ठीक है, समझ में आई बात? और अगर इसको अमाउंट्स में निकालना हो तो एक तो तरीका ये है, जो बीईपी यूनिट्स में आई है इसको सेल्स प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। एक तरीका तो ये है, बीईपी यूनिट्स को सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। वन तरीका इज दिस। दूसरा तरीका इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। ये आपने अपनी ग्रेजुएशन में पीवी रेशियो के नाम से सुना होगा। दिस रेशियो इज टर्म्ड एज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दिस इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। यानी कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट अपॉन वॉल्यूम यानी सेल्स, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ये फॉर्मूले लिखते जाओ। ये जब किसी क्वेश्चन के साथ यूज करेंगे तो इनको एक्सप्लेन भी करूंगी कि ये बताना क्या चाह रहे हैं। आई विल एक्सप्लेन देम बट विद नंबर्स। अभी इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक। ठीक है, डन यहां तक? Yes, ma'am. ठीक है, ये तो बीईपी आता है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसमें आता है दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? व्हाट इज दिस मार्जिन ऑफ सेफ्टी? किससे सेफ होके चल रहे हैं हम? बिजनेस में तो हम सेफ तभी होते हैं जब हमें फायदा हो। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सिंपल सी डेफिनेशन ये है, आप कितना सेफ होके चल रहे हैं। आपका एक लेवल है बीईपी का, बीईपी लेट्स से 10,000 यूनिट्स आ रहा है। इससे ऊपर जितना भी प्रोडक्शन करते रहेंगे वो आपको सेफ रखेगा, क्योंकि इस लेवल तक आते आते आप जीरो प्रॉफिट या जीरो लॉस पे होंगे। इससे नीचे चले गए ना तो शेयर होल्डर है ना ठुकाई कर देगा। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको क्लियरली वो रेंज देता है जहां पे आप सेफ जा रहे हैं। कैसे सेफ जा रहे हैं? आप प्रॉफिट लाके दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को। दैट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो बेसिकली लेट्स सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग एट 18,000 यूनिट्स, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है?
8,000। आप 8,000 यूनिट से सेफ चल रहे हैं। 10,000 यूनिट्स तक कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर कुछ नहीं बोलेगा। बट द मोमेंट योर प्रोडक्शन गोज बियॉन्ड 10,000, योर सेल्स गो बियॉन्ड 10,000, आप लॉस मेकिंग हो जाएंगे। और लॉस मेकिंग आप क्यों होंगे? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आपका प्रॉफिट होता है। अगर आपकी सेल्स यूनिट्स कम हुई, वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी, कंट्रीब्यूशन भी कम होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो जितनी है उतनी की उतनी रहेगी ना। इसका मतलब इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए मेरे पास कुछ नंबर ऑफ वॉल्यूम होना जरूरी है, वरना अगर वो वॉल्यूम नहीं हुआ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना भी हाई हो, मैं अपनी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाऊंगी। उसको रिकवर करने के लिए वॉल्यूम मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मार्केटिंग टीम्स पिक्चर में आ जाती हैं। मार्केटिंग टीम्स होती हैं जो इंश्योर करती हैं कि हम ये लेवल ऑफ सेल करें। दैट्स द होल आइडिया। ठीक है, क्या ये बात समझ आती है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की? Yes, ma'am. अब इतना थकेला क्यों चला रहे हो ट्रायल क्लास को भी? बी एक्टिव। बीपी सेल्स और एक्चुअल सेल्स का डिफरेंस। सो इसको मैं एक्चुअल सेल्स को यहां ऊपर लिख देती हूं। एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन डॉलर्स या फिर इन यूनिट्स। अगर ये परसेंटेज में पूछे तो, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी आ सकता है कि हम कितना परसेंट पे सेफ जा रहे हैं। लिखो इसका फॉर्मूला परसेंटेज वाले का। एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी था। किसके ऊपर? एक्चुअल सेल्स के ऊपर। एक्चुअल सेल्स के ऊपर इनटू 100 कर दो, ये परसेंटेज में आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स अपॉन एक्चुअल यूनिट्स ऑफ सेल इनटू 100। ठीक है, लिख लो फटाफट। डन? Excuse me, ma'am. हाँ शु? Ma'am, I had a doubt. Ma'am, margin of safety हम usually कब निकालते हैं? Towards the end of the year या फिर initially? एनी टाइम आशु, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी कैलकुलेटेड टिल डेट ऑल्सो, कि आज तक हम क्या एक्चुअल सेल्स अचीव कर पाए हैं वर्सेस बीपी कितनी थी। यू कैन कैलकुलेट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दीज आर नॉट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, जब जिसकी जरूरत पड़े तब निकाल लो। ओके ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पे आ जाऊं, लास्ट चीज पे। बार बार क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एक चीज पूछेगा, दैट एक चीज विल बी, रिया एक बार एक क्वेश्चन के साथ आई विल एक्सप्लेन अगेन। डिजायर्ड प्रॉफिट अचीव करने के लिए, लेट्स सपोज डिजायर्ड प्रॉफिट इज सम 20,000। क्वेश्चन ये पूछेगा कि कितनी सेल्स रिक्वायर्ड है कि ये प्रॉफिट आ जाए। What is the sales required to achieve 20,000 of profit? इसके लिए अब एक फॉर्मूला सीधा बन गया है, हालांकि वो फॉर्मूला बहुत लॉजिकल है। हमने बीपी के लिए क्या फॉर्मूला बनाया था? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो, ये बनाया था। यस और नो? इससे डायरेक्ट बीपी जो आ रही थी वो आ रही थी डॉलर्स में, अमाउंट्स में। अब यहां पे ये बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ फिक्स कॉस्ट नहीं लेनी है, कुछ प्रॉफिट भी लाके देना है। ध्यान रखना, बीपी में तो हम प्रॉफिट लेते हैं 0, बिकॉज द प्रॉफिट इज 0 एट द पॉइंट वेयर वी ब्रेक इवन। यहां इन्होंने प्रॉफिट की एक वैल्यू दे दी,
यानी आपको वो वाला सेल्स लेवल निकालना है जहां पे फिक्स कॉस्ट तो कवर अप हो ही हो, प्रॉफिट भी कवर हो, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस ये 20,000 का प्रॉफिट, दैट मींस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। इस पूरे सर्कमस्टेंस का जहां पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो सेल्स बताओ जिसपे ये 20,000 का प्रॉफिट अर्न कर जाए हम, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपको फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है प्लस 20,000 का प्रॉफिट रिकवर करना है, किससे? उस प्रोडक्ट से जिसका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो ये है। अब ये क्या है, हर क्वेश्चन में निकल के आएगा ये। क्या ये फॉर्मूला समझ में आता है? यानी बीपी वाले में सिर्फ डिजायर्ड प्रॉफिट जोड़ देना है, बाकी एवरीथिंग रिमेन्स सेम। एनी डाउट इन दिस? बोलो। नो मैम। ठीक है, No, so ma'am. बेसिकली हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े। वन, बीईपी, वो वाला पॉइंट जिसपे एक कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाती है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट समझा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? बीईपी से कितना ऊपर आप सेल कर रहे हैं, दैट कीप्स यू सेफ, इसलिए उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। यानी आप अगर एक कंपनी में 10,000 की बीईपी लिमिट निकाल लेते हैं कि 10,000 पे ये कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएगी, उससे ऊपर जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी सेल होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाने लग जाएगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? अब कंपनी असल में 14,000 यूनिट्स बना रही है, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी? 4,000। 10,000 वो घंटी है, इससे नीचे अगर प्रोडक्शन चला गया या सेल चली गई, हम गए काम से, दैट इज 10,000। हम 10,000 से ऊपर जितना भी रहेंगे उसमें हम सेफ रहेंगे, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। रिया, इज इट क्लियर नाउ? रिया क्लियर? ठीक है, चलो ओके। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट। ये स्टडी टेक्स्ट का एक्सट्रैक्ट है, बिकॉज अभी ऑब्वियसली आप लोगों के पास बुक्स नहीं होंगी। आई हैव टेकन दैट एक्सट्रैक्ट हियर, बट henceforth once you decide to join you have to buy the books. उसके बाद में अगर क्लास में कोई क्वेश्चन आपको दिखता भी है, it will not be given to you in the PPTs. वो सिर्फ क्लास में हैंडी होने के लिए रेफर किया जाएगा, लेकिन करना आपको वो बुक से ही है। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 है ये कैप्लिन स्टडी टेक्स्ट का, इसको करते हैं और एक एक चीज की वैल्यू डिराइव करते जाते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू प्रोडक्ट PQ। एक प्रोडक्ट है PQ, उसकी सेलिंग प्राइस है 25 की, वेरिएबल कॉस्ट है 20 की। मेरी हमेशा एक आदत रहती है विच आई वांट माय स्टूडेंट्स आल्सो टू फॉलो, क्वेश्चन में कोई जरूरत पड़े चाहे नहीं पड़े, पीएम की एक अप्रोच है, जो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं करते जाइए, वो पक्का काम आएगी। जैसे यहां पे मुझे सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दिख रही हैं, व्हाट कैन आई कैलकुलेट? कंट्रीब्यूशन। इमीडिएटली निकालो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्वेश्चन ने पूछा है चाहे नहीं पूछा है, निकाल के रखो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डू कैलकुलेट इट। कितना आएगा? 25 minus 20, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज $5। यस और नो? यस मैम। हमेशा निकाल के रखो, चाहे काम आए चाहे नहीं आए, और पीएम में 100% आपकी हर कैलकुलेशन काम आती है, हर बार। फिक्स कॉस्ट $50,000 दे रखी है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी मेड एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू ब्रेक इवन। सीधा सीधा वो यूनिट्स पूछ रहा है ब्रेक इवन की। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमने यूनिट्स में क्या देखा था? व्हाट वाज इट? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाउ मच इज द फिक्स कॉस्ट? 3,000 मैम। 50 मैम 50। पक्का? यस मैम। यस मैम। जागते रहो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 कितने यूनिट चाहिए ब्रेक इवन करने के लिए? 10,000। यानी 10,000 यूनिट से कम अगर आप बनाते रहे। Once you speak up, please mute yourself. हाँ जी, अगर आप 10,000 यूनिट से कम बनाते रहे और बेचते रहे तो क्या होगा? लॉस।
लेकिन 10,000 यूनिट्स पे आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस सिचुएशन में आ जाएंगे, यानी ये वो वाली सिचुएशन है जब आप अपनी सारी कॉस्ट्स रिकवर करने लगेंगे। चेक करेंगे एक बार, तुम्हें ये चेक करना नहीं है एग्जाम में, सिर्फ तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए करा रही हूं। 10,000 यूनिट्स पे सेल कितने की होगी? 2,50,000 की। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 10,000 इंटू 20 की 2 lakh. 2 lakhs। कंट्रीब्यूशन कितने का आ रहा है? 50,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000। प्रॉफिट बोलो कितना है? दिस इज ब्रेक इवन। यानी हमने जो भी सेल करी वो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को पूरी रिकवर कर रही है, ना एक्स्ट्रा कुछ बच रहा है, ना जेब से कुछ जा रहा है, रिकवर कर रहा है। अगर 10,000 से नीचे हुआ हम लॉस में होंगे। फटाफट से एक बार चेक कर दो, सच में ऐसा है क्या? अगर हम 10,000 से नीचे गए वी विल इनकर सम लॉस। लेट्स सपोज 9,000 पे करते हैं। 9,000 इंटू 25 की सेल, 9,000 इंटू 20 का वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 9,000 इंटू 5। हाउ मच इज दिस? 45। What is the fixed cost? 50. 50,000. What will be the profit? Loss 5. Proved. ठीक है, एक बार आगे बढ़ा के देखते हैं, इसको 12,000 पे लेके चलते हैं। अगर 12,000 की सेल होती है, 12,000 का वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन 12,000 into 5 is how much? 60,000. Fixed cost? 50. Profit? समझ में आ गई? Yes, ma'am. ठीक है, आदित्य कल वाली क्लास में आएगा वो। मैम एक क्वेश्चन है मेरा ना। अमन प्लीज अपने आप को म्यूट करो। हाँ जी बोलो, किसका क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन हाँ है। गौरव। हाँ जी मैम, अगर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो आप यूनिट्स का, मतलब 10 to 12 लेके जा रहे हो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी तो इंक्रीज होगी। कर दी, ये देखो 20 है तो 20 ही तो है मैम। वो पर यूनिट है। ओके पर यूनिट गौरव वो सेम रहती है, टोटल बढ़ जाती है। ओके एक ठीक है। रोटी बनाओगे तो जितना आटा लगेगा ठीक 10वीं रोटी में भी उतना ही लगेगा, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बदल जाएगी। ठीक है मैम। ठीक है, गॉट दिस? ये सबको क्लियर हुआ? बोलो, ये प्रूव भी हो गया कि बीईपी क्या है। अब ये समझ में आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी। दिस इज समथिंग विच द क्वेश्चन आस्क्स एवरी टाइम। ये फेवरेट है एग्जामिनर का। ये क्या है? कैलकुलेट द लेवल ऑफ एक्टिविटी दैट इज रिक्वायर्ड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ $40,000। यानी कि वो लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालो जिसपे 40,000 का प्रॉफिट आए। तो अभी तो बीईपी निकाला था जिसपे प्रॉफिट 0 आ रहा था, अब वो वाला लेवल निकाल लेते हैं जिसपे प्रॉफिट कमाना है। यानी कि 50,000 की फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करनी है, 40,000 का प्रॉफिट भी कमा के देना है। और एक यूनिट से क्या आ रहा है? $5। लगा दो कितना आएगा? वेरी गुड रिया, कितना आ रहा है ये? इज इट 18? Yes, ma'am. 90 divided 5. 18,000 यूनिट्स। यानी 18,000 यूनिट्स जब हम प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, हमारे पास प्रॉफिट आने लग जाएगा 40,000 का। वो ये पूछना चाह रहा है। सो बेसिकली आपको फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करनी है ताकि आप 0 प्रॉफिट पे आ जाए, 40,000 भी रिकवर करना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। उसके लिए कौन है प्रोडक्ट जो कुछ कमा के दे रहा है? वो है पीक्यू। क्या कमा के दे रहा है? हर यूनिट पे $5 कमा के दे रहा है। तो इससे पता लगाना पड़ेगा कि कितनी यूनिट्स बनाए। 18,000 पे 40,000 का प्रॉफिट आ जाएगा। कर ले चेक एक बार फटाफट। 18,000 इंटू 25 में सेल होंगी, 18,000 इंटू 20 की वेरिएबल कॉस्ट आएगी, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 18,000 इंटू 5। जरा ये करके दे दो कितना आ रहा है? 90. पूरा 90। Yes, ma'am.
और 50,000 की फिक्स कॉस्ट, बता दो प्रॉफिट कितना आया 40, और वही क्वेश्चन ने पूछा था। समझ गए? आइए सब लोग समझा कि नहीं समझा जी? Yes, ma'am. यस मैम समझ गए। ब्रेक दूं क्या सबको? अभी इस क्वेश्चन के बाद दूंगी, ठीक है? फटाफट खत्म कर देते हैं इसको। चलो नेक्स्ट पे। अच्छा अब देखो क्वेश्चन का एक नया स्टाइल। The company budgets to sell 13,000 units of product PQ. Calculate the margin of safety. बताओ, अभी हमने BEP क्या निकाला था? What did we calculate? 10,000 units. Margin of safety कितना आएगा? 3,000. बस 13,000 आप बेचने की जचा रहे हैं कि 13,000 बेचेंगे। 10,000 पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में देना है तो 3,000 यूनिट्स है। अगर परसेंटेज में देना है तो क्या देंगे? 3,000 यूनिट्स है, 13,000 पे इंटू 100 जरा कर दीजिए, बताइए कितना आ रहा है? बड़ा अजीब सा आएगा तो 23.08 23.08%। यानी आप जो भी एक्चुअल सेल कर रहे हैं 23.08% उसमें से आपको सेफ जोन में ले जा रही है। टोटल सेल में से 13 में से 3,000 आपको सेफ रखे हुए हैं, आपको नुकसान नहीं होने देगी। समझ में आई? ये दो नंबर के क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए में टुकड़े टुकड़े में आ सकते हैं। नाउ लेट्स कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो। जल्दी से कर दो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो के लिए टोटल की जरूरत नहीं है, पर यूनिट से कर दो, दैट वर्क्स। हाउ मच वाज द कंट्रीब्यूशन? दैट वाज $5। 5. हाउ मच इज द सेल? दैट इज सेलिंग प्राइस। 25 इंटू 100 कर दो, ये परसेंटेज में आना चाहिए। हाउ मच इज दिस? 20%। 20% is the contribution to sales ratio. ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये रेवेन्यूज में पूछ रहे हैं। हमने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स निकाला था। मैं दोनों तरीके से कर देती हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट जो मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, वो आपको बुक्स में नहीं दिखेगा पर वो होता है। कितना आ रहा है ये? 2,50,000। अब इस फॉर्मूले से भी कर देते। फिक्स कॉस्ट इज 50,000। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? ये निकाला। 20% को 0.20 ले लो, क्या आ रहा है? निकालो जरा। 2,50,000. ठीक है, दोनों सेम आ गए। वट एवर वे यू यूज, एग्जामिनर विल नॉट कट मार्क्स फॉर एनीथिंग। नेक्स्ट, calculate the revenue, sales revenue that is required to generate a profit of $40,000. 18,000 into 25. परफेक्ट। हमने अभी 18,000 निकाला था, या तो इंटू 25 कर दो, वरना ये जो पूरा फॉर्मूला लगाया था इसमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बजाय कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो ले लो। मतलब कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट 40,000, फिक्स कॉस्ट 50,000, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो 0.20। निकाल लो, क्या आ रहा है ये? 4,50,000. 4,50,000। और इसका भी चेक कर लो, इसका ये भी 450। Yes, ma'am. समझ गए? ये सारी चीजें टुकड़ों 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 में एग्जामिनर पूछता है 2 मार्क्स, एंड दिस इज अ बेसिस ऑफ 20 मार्क्स का डिसीजन मेकिंग ऑल्सो। मतलब 20 मार्क्स के डिसीजन मेकिंग के लिए भी आपको ये कॉन्सेप्ट चाहिएगा। क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी इसमें बताओ कोई भी प्रॉब्लम है तो? नहीं है? चलो, अब एग्जाम किट के कुछ इसमें 2 क्वेश्चंस कराऊंगी आपको, एक ये इक्विप करने के लिए कि इसमें एग्जैक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे है। उससे पहले 10 मिनट का ब्रेक ले आओ। वी विल कैच बैक आफ्टर 10 मिनट्स। ठीक है? ठीक है, Yes, ma'am. और कॉफीज पी के बैठो। चलिए जी, वेलकम बैक एंड लेट्स गेट बैक टू वेयर वी लेफ्ट। ओके,
अब इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि एग्जाम किट में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने हो सकते हैं। फटाफट पेन पेपर पेंसिल्स जो भी है उठाओ, करना चालू करो मेरे साथ साथ। चैट बॉक्स में आप अपना आंसर लिखेंगे एंड लेट्स सी आप में से कितने लोग इसको सही करते हैं। An organization manufactures and sells a single product, the G. एक ही प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। It has produced the following budget for the coming year. Sales revenue है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जिसमें से कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, सेलिंग कॉस्ट है जिसमें से कुछ फिक्स्ड है कुछ वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके पास आ जाती है और ये प्रॉफिट आ जाता है। इफ इन्वेंट्री लेवल्स आर नेग्लिजिबल, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री कुछ नहीं है, what is the break even point in units? So the first question which arises is वो पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। इसका जरा फॉर्मूला बता दो, यूनिट्स वाले का क्या फॉर्मूला होता है? इज इट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो? क्या होता है मैम? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, एक एक करके तैयारी कर ले सबकी। फिक्स कॉस्ट चैट बॉक्स में लिखेंगे आप कैलकुलेट करके। व्हाट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो टोटल ही होती है, वो पर यूनिट नहीं चाहिए। कैलकुलेट करो, देखो शायद तुम्हें फिक्स कॉस्ट दिख जाए। अरे वाह, गजब भाई गजब। करेक्ट 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 करेक्ट। फिर भी देखते हैं, फिक्स कॉस्ट दो अलग अलग पार्ट्स में है, तो क्या फर्क पड़ता है तो फिक्स कॉस्ट ही, चाहे 4 पार्ट्स में हो, चाहे 1 पार्ट में हो, चाहे 5 पार्ट्स में हो। सो वन फिक्स कॉस्ट आई कैन सी इज 1600, दूसरी फिक्स कॉस्ट विच आई कैन सी इज 1200। क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो। यस मैम। यस मैम। इसको ट्रिपल जीरोस में भी ले लूं, ऊपर ट्रिपल जीरोस वैल्यूज है, तो फिक्स कॉस्ट आ जाती है 16 लाख प्लस 12 लाख, दोनों का टोटल कितना आता है? 28 लाख। ये आप सबका आ गया, सबका आ गया। जिन्होंने चैट बॉक्स में नहीं लिखा है उनका भी आ गया, बताओ। यस मैम। ठीक है, अब इसी तरह से कंट्रीब्यूशन भी निकाल के दे दो। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल कंट्रीब्यूशन, पर यूनिट की जरूरत नहीं है, पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो क्योंकि सारी वैल्यूज टोटल में है। टोटल कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज टोटल कंट्रीब्यूशन? टोटल सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल सेल्स कितनी है? 5000 माइनस एक वेरिएबल कॉस्ट है 1400 की, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट है 400 की, यानी 14 लाख और 4 लाख 4 लाख, ये दोनों आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 18 माइनस हो गया 32 लाख। चेक करो सबका 32 लाख आ रहा है क्या? यस मैम। ठीक है, 32 लाख टोटल कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकालें? मैम डिवाइडेड बाय 20,000। ये रही यूनिट्स, यानी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? 32 लाख डिवाइड बाय 20,000 कर दो। 20,000 यूनिट्स ने मिलके 32 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाया है। एक यूनिट ने कितना कमाया है? कर दो कैलकुलेट, कितना आ रहा है ये? 160। हाउ मच? 160। 160? यस मैम। 160 पर यूनिट। सबने आंसर भी निकाल दिए? चलो निकालो। फिक्स कॉस्ट 28 lakhs upon 160. How much is the BEP? 17,500. 17500. Answer is C. यस मैम। बताओ, किसी को इसको करने में दिक्कत आई? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? प्लीज पूछो। तुमने आंसर तो मुझसे पहले ही दे दिया था सबने।
चलो गुड, एक क्वेश्चन और, 86th एग्जाम किट का 86 क्वेश्चन है. A company manufactures and sells a single product with a variable cost per unit of 36. It has a contribution to sales ratio. Yes, Ria. Yes, absolutely. It has a contribution to sales ratio of 25%. The company has weekly fixed costs of $18,000. Which of the following is the weekly break-even point? यानी break-even point भी वीक का मांगा गया है, फिक्स्ड कॉस्ट भी वीक की दी गई है, तो मुझे कुछ ज्यादा वीक्स में उलझना नहीं है. फॉर मी द फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच? 18,000. बट द प्रॉब्लम इज इन्होंने यूनिट्स में जो बीईपी मांगा है उसके लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चाहिए. हाउ डू आई कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? कैसे निकालूं? हम डिवाइड कर देंगे ना सीएस रेशियो. एक काम करते हैं, एक ये रेशियो जो दे रखा है इसको यूज करते हैं. कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. दिस रेशियो इज 25. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? पता नहीं भाई, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पता है. क्या मैं कंट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस 36 कर दूं? यस मैम. यस मैम. सेल्स को एस रहने देते, चलता है. जरा एस निकालो, कैलकुलेट एस. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो. ये मैंने इधर कर दिया, 25 को इधर ले आई हूं. स्टेप बाय स्टेप करो. तुम में से कईयों को तो मैथ्स बैठेगी नहीं. ठीक है, ठीक है. यस मैम. 36 इंटू 4 करना. 144. सेलिंग प्राइस आ गई क्या? चेक करो क्या आ रही है. 3 4 12 8 यस आशु एब्सोल्युटली राइट. सेलिंग प्राइस इज 48. सबकी आई? आराम से चेक कर लो. क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट सबकी 48 आ गई? यस मैम. ठीक है, यानी अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना इजी हो गया. कैसे? वेरिएबल कॉस्ट तो पहले ही दे रखी थी. सेलिंग प्राइस 40 आ गई, वेरिएबल 48 आ गई, वेरिएबल कॉस्ट 36 दी हुई थी. व्हाट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नाउ? 12. यानी अब बीईपी निकल सकता है. बीईपी इज फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास 18,000 थी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 12 का आ रहा है. हाउ मच इज द बीईपी? 1500 आ रहा है क्या? यस मैम. 1500. 1500 करेक्ट. सो हम 1500 यूनिट्स. द आंसर इज ए. बताओ किसी को भी कहीं भी इसको करने में दिक्कत आई? अमन एब्सोल्युटली राइट. 1500 यूनिट्स. सबको क्लियर है? ऑल क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, यस रिया एब्सोल्युटली राइट. 1500. चलिए जी, अब इसके बाद में करते हैं बेसिक ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करना. ड्रॉ करना, आप लोग कोई पेपर बेस्ड एग्जाम थोड़ी दे रहे हो जो आप लोगों को कोई ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करवाएगा. ये कुछ इस तरह का आपको बुक में मिलेगा. ये कैप्लन से ही पिक किया है मैंने. कैप्लन की स्टडी टेक्स्ट में इस तरह का एक एक्सट्रैक्ट है. इसको हम बोलते हैं बेसिक ब्रेक इवन चार्ट. आपको ये बनाना क्यों आना चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन इसको दिखा के आपसे कुछ पूछेगा, आपसे बनवाएगा नहीं, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए. कैसे समझ में आएगा उसको समझाती हूं. चाहे आप ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस मत करो, बट यू शुड अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहली चीज ये होती है 2 एक्सिस. दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, जिसको हम यहां पे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करवा देते हैं. दोनों एक्सिस को हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स आपको x पे मिलेंगी, अमाउंट्स आपको y एक्सिस पे मिलेंगे.
यानी मेजरली जितने भी ग्राफ्स आपको मिलेंगे उसमें जो नंबर्स आते हैं या साल आते हैं वो आपको एक्स एक्सिस पे मिलते हैं, और वैल्यूज या अमाउंट्स वो आपको मिलती है वाई एक्सिस पे। सो नंबर ऑफ यूनिट्स यहां पे ली जाएंगी। अब सबसे पहला यहाँ पे हम ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ करने के लिए क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस हो। नो प्रॉफिट नो लॉस मींस no profit no loss means your sales revenue should be equal to your total costs, yes or no? Yes, And ma'am. total costs are fixed cost plus variable cost. ये बात सही है? मैंने सही बोला या कुछ गलत बोल दिया? ठीक है, यानी एक काम करती हूं, एक सेल्स रेवेन्यू का कर्व बनाती हूं। तो सेल्स रेवेन्यू कर्व आपने क्लास 12th में बनाना सीखा था। कैसे बनता है सेल्स रेवेन्यू कर्व? हम यहाँ पे सीधा लेंगे, टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं करेंगे। Why? Because there are certain assumptions with every graph, every theory. यहाँ पे assumption ये है कि आप एक यूनिट भी नहीं बेचेंगे तो सेल्स रेवेन्यू 0। आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा बिकने लगेंगी तो अमाउंट ज्यादा आएगा, ये आ जाता है। फिर आप और वैल्यूज कमाएंगे अगर आप ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे, आप और ज्यादा यूनिट्स बेचेंगे तो और ज्यादा रेवेन्यू आएगा, यही होगा। दिस इज हाउ यू नीड टू क्रिएट दिस, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, ये तो है आपका, यस अमन एब्सोल्युटली राइट, ये है आपका सेल्स रेवेन्यू। लेकिन मेरे को तो टोटल कॉस्ट भी चाहिए। टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। आप लोगों को 12th में याद हो, फिक्स कॉस्ट तो हुआ करती थी ऐसी स्ट्रेट, क्यों? ये हर लेवल पे सेम होती है, यानी अमाउंट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स, चाहे आप इतना प्रोडक्शन करिए, चाहे इतना करिए, चाहे इतना करिए, चाहे इतना करिए, ये तो इतनी रहने वाली है। दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ये तो फिक्स कॉस्ट कर्व होता था, लेकिन टोटल कॉस्ट कर्व चालू होता था फिक्स कॉस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट से, और बिल्कुल पैरेलल चलता था किसके? वेरिएबल कॉस्ट के। वेरिएबल कॉस्ट भी यहां 0 पे 0 चालू होती है, इसलिए टोटल कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह का बनता है। शुरुआत होती है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट कर्व से। वाई? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब 0 यूनिट्स बनेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं, सिर्फ फिक्स कॉस्ट होगी, यानी 0 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। 0 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। क्या ये बात सबको समझ आती है? बोलो। Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? बोलो। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये पॉइंट क्या बोलता है? नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी वो वाला पॉइंट जहां पे सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर हो, तो ये बराबर तो यहां होंगी। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इसमें से ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मुझे कॉमन सेंस लगा के बोलना, ये वाला जो रीजन है, व्हाट इज दिस रीजन, व्हाट डज दिस रिफ्लेक्ट? लॉस और प्रॉफिट? सिंपल चेक करते हैं। सेल्स रेवेन्यू नीचे है, कॉस्ट ऊपर है, तो क्या आएगा? बिजनेस को लॉस होगा या Ma'am, loss. लॉस होगा? बिजनेस विल इनकर लॉस। अब आते हैं दूसरे रीजन पे, यानी कि इस रीजन पे। आफ्टर ब्रेक इवन प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद तो वैसे भी प्रॉफिट ही होता है। दूसरा, सेल्स रेवेन्यू कर्व ऊपर है, कॉस्ट कर्व नीचे है, यानी कि दिस रिप्रेजेंट्स योर प्रॉफिट। बात समझ आई? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, इसमें आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे देखेंगे? ये ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स है, ये वाला पॉइंट, इससे ऊपर आप जितनी भी सेल करेंगे वो सब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इससे नीचे अगर आपने सेल्स की, आपको लॉस होने लग जाएगा। यानी ब्रेक इवन पॉइंट जितने यूनिट्स का आ रहा है, उस यूनिट से ज्यादा आप जितनी भी एक्चुअल सेल्स करेंगे उससे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा, लेकिन उससे कम जितनी भी आप सेल्स करेंगे आप लॉस इनकर करेंगे। दिख रहा है सामने? क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am.
अब इसमें ना एक दो चीजें और दिखाती हूं जो आइडियली आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने ये फिक्स कॉस्ट कर्व बनाया, वेरिएबल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, वो भी कुछ ऐसा होता है वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्योंकि यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू कर्व बिल्कुल इसके जैसा ही दिख रहा था, मैं उसमें घुसा नहीं पाई। वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऐसा क्यों होता है? जब 0 यूनिट्स बनेंगी तो वेरिएबल कॉस्ट इनकर नहीं होगी। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। जब आप ज्यादा यूनिट्स बनाने लग जाएंगे, दीज आर यूनिट्स, तो अमाउंट ज्यादा खर्च होने लग जाएगा, यानी कि ये यहां आ जाएगा। जब आप और ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो खर्चा और ज्यादा होगा। दिस इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को मिला के बनती है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट चालू होती है इस कर्व से और पैरेलल चलती है बिल्कुल टोटल वेरिएबल कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये स्टार्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट से। मुझे कोई भी बता सकता है ये गैप क्या बताता है? व्हाट डज दिस गैप शो? द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज दिस? Fixed cost. Fixed cost. This is fixed cost. The difference between total cost और total variable cost के बीच का डिफरेंस क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट। और इसलिए क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये हर लेवल पे आपको सेम दिखेगी। कौन सी वाली? जो यहां से चालू होगी। कुछ बात समझ आई? बोलो बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल चीज और देखो, ये जो आपका सेल्स रेवेन्यू कर्व था, ये सेल्स रेवेन्यू कर्व है, इसमें और फिक्स कॉस्ट के बीच का डिफरेंस। बेसिकली सेल्स रेवेन्यू, ये फिक्स कॉस्ट आ गई, इधर टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट को ऐसे लेती हूं, टोटल कॉस्ट। क्या हम इसमें से इन तीनों को यूज करते हुए वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं? Can we calculate variable cost? Difference between total cost and fixed cost is variable cost. Yes or no? चार्ट से चाहे तुम्हें समझ में नहीं आए, ऐसे तो समझ में आ रहा है। टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। यानी इन दोनों का जो भी गैप है वो वेरिएबल कॉस्ट है। देखो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। पहले टोटल वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ इतनी थी, प्रोडक्शन बढ़ा फिर इतनी हो गई, फिर प्रोडक्शन बढ़ा इतनी हो गई, फिर प्रोडक्शन बढ़ा इतनी हो गई। यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। लॉजिकल भी है। ठीक है, कुछ बात समझ आई? यस मैम। हेलो। बेसिकली रिलेशन बिटवीन टू कंपोनेंट समझना है। ग्राफ तो आई थिंक डिफरेंट ही हो रहा है बस एवरी। बस। सो ग्राफ का काम कहाँ आएगा वो तुम लोगों को मैं एक बार दिखाती हूँ। इसके बीच में दो ग्राफ्स और है, बट ठीक है उनको एक बार आगे देखते हैं। पहले ये देखो, नाउ इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस। नो अमन, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और इस सब पे नहीं जाएंगे हम, डायरेक्ट आ रही है टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अब जैसे क्वेश्चन ये आएगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, व्हाट डज द शेडेड एरिया इन द ब्रेक इवन चार्ट अबव रिप्रेजेंट। ये जो शेडेड एरिया है ये क्या बताता है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन क्या बताती है। मुझे ये वाली लाइन बताओ, व्हाट इज दिस लाइन? Fixed cost. Fixed cost. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस लाइन? Sales revenue. व्हाट इज दिस लाइन? Variable cost. Variable. Cost. Total cost. Total cost. व्हाई नॉट वेरिएबल कॉस्ट? उसके बीच का Because it is not starting from zero. वेरिएबल कॉस्ट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। अभी किस लड़के ने बोला? मोहित। Yes, ma'am. दिस इज टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जीरो से चालू होगी, जो फिक्स कॉस्ट के लेवल से चालू होती है वो टोटल कॉस्ट होती है, दैट इज नॉट वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा देख के बताओ किन दो कर्व्स या किन दो लाइंस का शेडेड रीजन वो पूछ रहा है? वो पूछ रहा है सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, यस और नो? ब्रेक इवन से पहले और पूछ रहे तो लॉस है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? कंट्रीब्यूशन। टोटल कॉस्ट ऊपर है, सेल्स रेवेन्यू नीचे है। प्रॉफिट ये लॉस है, यस और नो? बताओ। Yes, ma'am.
Yes, ठीक ma'am. है, अब मैं तुमसे एक दो चीजें और पूछती हूँ जो क्वेश्चन ही नहीं पूछी। हमने इसमें फिक्स कॉस्ट मार्क कर दिया, मैं पूछती हूँ वेरिएबल कॉस्ट कहां पे आएगी? वेयर विल बी वेरिएबल कॉस्ट? दिस इज योर सेल्स रेवेन्यू कर्व, दिस इज योर टोटल कॉस्ट, दिस इज योर फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कहां पे आएगी? टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच का पूरा एरिया। दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, दिस। एम आई करेक्ट? Yes, ma'am. क्लियर टू एवरीवन? सही बोल रही हूं मैं? Yes, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। यस मैम। ठीक है, एक और चीज बताओ, ये क्या है? ma'am. Profit. Profit. दिस इज प्रॉफिट। ये क्या है? Fixed cost. Ma'am, ammo. ये क्या है? Break even point. Break even point. ये क्या है? Ma'am, margin of Margin of safety. ठीक है, गॉट इट? क्लियर सबको? Yes, ma'am. ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। हाँ जी बोलो। ये फिक्स्ड कॉस्ट वाला कौन सा बताया था अभी आपने? ठीक है। ठीक है, चलो एक और देख के बताओ, चेक करने दो ये तुम देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। इससे पहले हमें एक दूसरा चार्ट देखना पड़ेगा, ये वाला। ये तो बेसिक ब्रेक इवन चार्ट है। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट पे। उसमें बस कंट्रीब्यूशन रिफ्लेक्ट करना है, स्पेशल कुछ नहीं है। आपके पास ये वेरिएबल कॉस्ट कर्व दिख रहा है, ये टोटल कॉस्ट कर्व दिख रहा है, सेल्स रेवेन्यू दिख रहा है। मुझे कोई कंट्रीब्यूशन निकाल के बता सकता है कौन सा होगा कंट्रीब्यूशन? सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, यानी ये। बताओ, कोई डाउट? सेल्स रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस इज कंट्रीब्यूशन। यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। ये सारा का सारा पॉइंट इज कंट्रीब्यूशन। अगर इसी में एग्जामिनर आपसे पूछे फिक्स कॉस्ट बताओ, तो फिक्स कॉस्ट क्या होगी? ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये टोटल कॉस्ट है। बताओ, व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? Total The cost difference minus. between these two. Total cost minus variable. This is fixed cost. समझ गए? क्लियर? क्लियर? Yes, ma'am. ये चार्ट है जिसका वो क्वेश्चन अभी निकल के आया था, प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट्स नहीं दिखाते, सिर्फ प्रॉफिट्स दिखाते हैं, यानी ये नेगेटिव में भी चला जाता है। अब ध्यान से देखना, जीरो लेवल्स पे -20 का लॉस, ये कैसे हो सकता है यार? जब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेल नहीं हो रही, तो लॉस कैसे हो सकता है? मैम फिक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी ना। यानी जो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट है वो जीरो लेवल पे जो दिखाता है दैट इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। ये वाला पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट जीरो है, यानी कि बीपी। इस पॉइंट के ऊपर आप जितने भी यूनिट्स बनाएंगे उनसे आप प्रॉफिट कमाएंगे, यानी बीपी के ऊपर वाला प्रोडक्शन, दिस विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस, इतनी नंबर ऑफ यूनिट्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है? Yes, ma'am. इससे नीचे हम खतरे में हैं, दिस इज ऑल लॉस। ये पूरा का पूरा डब्बा इज अ लॉस, दिस पूरा का पूरा डब्बा इज अ प्रॉफिट। अब एक बार इसको नीटली भी बनाती हूं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट है जीरो, आप यहां पे सिर्फ प्रॉफिट का कर्व बना रहे हैं। ये वाला पॉइंट जिस पे प्रॉफिट जीरो है, ये क्या पॉइंट है? बीईपी। यस और नो? Yes, ma'am. Profit, this is profit here. These are units here. Profit zero, जिस भी लेवल पे होगा that is BEP. उससे नीचे सारा का सारा रीजन क्या है? लॉस का रीजन है। उससे ऊपर सारा का सारा एरिया क्या है? प्रॉफिट एरिया है। जीरो लेवल पे प्रॉफिट नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन फिक्स कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। When you are not making anything, when you are not selling anything, how can the profit be negative? Only because of fixed cost. यानी जीरो लेवल्स पे अगर प्रॉफिट नेगेटिव है, that represents fixed cost. बात समझ आई? बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है,
इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? दिस इज द बीईपी पॉइंट, जितनी भी नंबर ऑफ यूनिट्स इससे आगे प्रोडक्शन होंगी वो सारा का सारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट वाले चार्ट में इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा? ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर आप जितनी भी यूनिट्स बेचते चले जाएंगे वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. एक नेस्कैफे की बॉटल चल जाती है 2-3 महीने, खरीदो, बी एक्टिव, वरना मैंने ना सबकी वीडियोस ऑन करा के बिठा देनी है। चलो अब ये तुम लोग खुद करोगे। A company has produced the following profit volume chart for its sole product. What are the total fixed costs for the product? Chat box में लिखना, बोलना मत। What are the total fixed costs of the product? जिनके भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं उनका मैं नाम लेके बुला लूंगी, और क्या। ओके ओके ओके, जिन्होंने भी आंसर बी लिखा है वो गलत है। द आंसर इज 10,000। दिस इज द पॉइंट विच शोज द फिक्स कॉस्ट। ठीक है, करेक्शन कर लो। क्या हो गया? ये कैसे किया आपने? ब्रेक इवन हुआ ना। ये ब्रेक इवन है, हम 10,000 तो यूनिट्स हो गए ना बेसिकली। पर ये दिस इज फिक्स कॉस्ट। आई एम सेइंग दिस इज फिक्स कॉस्ट। मैम नहीं, बी आंसर। फिक्स कॉस्ट नहीं नहीं नहीं, No. क्या है ये? ब्रेक इवन है। Break even units. ये ब्रेक इवन है। चलो अब तुम लोग इतना गिड़गिड़ा ही रहे हो तो ब्रेक इवन कर देती हूँ उसको। ये क्या है? रिया, रिया ये क्या है? रिया व्हाट इज दिस? Profit. यस, प्रॉफिट। दिस इज प्रॉफिट। ये रिया ने बोला है, इशिका ने बोला है? मैंने। इशिका, व्हाट इज दिस? 10,000 और 20 का डिफरेंस। रिया, 10,000 और 20,000 का डिफरेंस क्या है? रिया, आर यू देयर? Margin of safety. यस पायल, यू आर राइट। रिया चुपचाप क्यों बैठी है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पायल सरदाना, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 10,000 आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे ऊपर जो भी बेचोगे वो क्या बनेगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचेगा। यस रिया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, सबको समझ में आया? ये प्रॉफिट है, ये वाला ट्राइंगल पूरा का पूरा लॉस है। किसी एक ने इसको भी लॉस बोला था, मेरा पूछने का इंटेंट था ये 2,000 क्या है? दिस इज फिक्स कॉस्ट। लॉस वाला ये पूरा ट्राइंगल है, और इधर जो भी ट्राइंगल बनेगा ये पूरा प्रॉफिट का ट्राइंगल बनेगा। दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर आप जो भी बेचेंगे वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी। क्लियर टू एवरीवन? मैम इसमें एक बार वेरिएबल कॉस्ट बताओगे कैसे? इसमें वेरिएबल कॉस्ट आएगी नहीं जी, क्योंकि इसमें कॉस्ट्स का कर्व ही नहीं है। ओके, समझे? इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनता है। तो इसमें से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? आप नंबर ऑफ यूनिट से जो जो निकलता है वो निकाल सकते हैं, और कॉस्ट के नाम पे सिर्फ फिक्स कॉस्ट निकलेगी, बाकी नहीं निकल पाएगी। ओके मैम। क्योंकि हमारे पास इसमें सेल्स रेवेन्यू भी नहीं है, हमारे पास इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, हमारे पास फिक्स कॉस्ट अकेली है बस। ठीक है, गॉट इट? यस रिया, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि 0 लेवल्स ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट, या फिर आप ये बोले लॉस आ रहा है 2,000 का, वो लॉस कैसे आ सकता है? व्हेनेवर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, व्हेनेवर 0 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वेरिएबल कॉस्ट तो 0 है, तो ये लॉस कैसे आ गया? यानी कि फिक्स कॉस्ट है 2,000 की। इससे क्या हुआ? रेवेन्यू तो कुछ हुआ नहीं, कॉस्ट जरूर 2,000 की आ गई थी, तो लॉस भी हो गया 2,000 का। क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। ठीक है, चलिए जी। सो ये तो आपका खेल है सिंगल प्रोडक्ट का, जहां पे हम आज की क्लास में सिर्फ यही देखना चाह रहे थे
कि अगर एक बिजनेस एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है तो उसका ब्रेक इवन वो कैसे अराइव करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, वो कैसे कॉस्टिंग करते हैं, वो कैसे फायदा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। कल वाली क्लास में जो कंटिन्यू करेंगे उसमें करेंगे मल्टी प्रोडक्ट्स, यानी आज के जमाने में जो होता है। यहाँ पे तो मेजरली एक सिंगल कमोडिटी बना रही है कंपनी, कल वाली क्लास में एक ही कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाएगी। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के केस में बीईपी कैसे निकलता है, उनका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स रेशियो कैसे निकलता है, उनका ये चार्ट कैसे बनता है, दैट एवरीथिंग वी विल सी टुमारो। और कल की ट्रायल क्लास में ही चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाएगा। सो द प्रॉब्लम विद पीएम इज इसमें समझने का बहुत छोटा छोटा है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, यानी एग्जाम किट भी क्लास में 1/3 से ज्यादा ही प्रैक्टिस हो जाती है, दैट यू कैन स्टे अश्योर्ड। बट हाँ, कल की क्लास अटेंड अगर आप करें, इस वाली क्लास की एक्सेस आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिलेगी, वहां से देख सकते हैं। थोड़ी देर में मेरे पास जूम से उसकी रिकॉर्डिंग प्रोसेस होके आ जाएगी। आई विल अपलोड इट टू द यूट्यूब चैनल। एक बार रिवाइज करना, फिर कल वाली क्लास में मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस करेंगे। कल का टाइम यही रहेगा, आपको जो भी लिंक क्लास का मिलेगा बिल्कुल वैसे ही मिलेगा जैसे आज की क्लास का लिंक मिला है, रेस्पेक्टिव ग्रुप्स पे, हमारे स्टेटसेस पे, और आपको इंडिविजुअल मैसेज करके भी मिल जाएगा। ठीक है, एनीथिंग विच इज कंफ्यूजिंग टू एनी एक्सटेंट, एक बार मैं आपको एलएमएस से और इक्विप करा देती हूँ कि एलएमएस में क्या है, वो आप कैसे एक्सेस करेंगे। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट ऑल्सो। दूसरी क्लास में टाइम इन्वेस्ट करने से पहले उसको देख लो। One second, I'm sharing the screen with you. सबसे पहले आपको एलएमएस के लिए जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। व्हाट्स दैट वेबसाइट? value-ed.in। आप इस पे जाएंगे, यहां से लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे एक ईमेल के थ्रू। वंस यू रजिस्टर तो आप इस पे लॉगिन कर पाएंगे। अब जैसे मैं स्टूडेंट बन के अगर इस पे लॉगिन करती हूँ, स्क्रीन शेयर हटा रही हूँ एक बार बिकॉज द क्लास इज गेटिंग रिकॉर्डेड। मैं लॉगिन करके अपने क्रेडेंशियल्स डाल के आपको दिखाती हूँ एज अ स्टूडेंट, आपको उसके बाद में स्क्रीन कैसा दिखेगा। ये एन आ गया सामने, और आपके पास यहाँ पे माय कोर्सेज का एक ऑप्शन दिखेगा। ये माय कोर्सेज पे जब आप जाएंगे, आपको जिस जिस भी कोर्स में ऐड किया गया है एज अ स्टूडेंट, वो आपको सब दिखेंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे किसका दिखा दूं, चलो एफआर का दिखाती हूँ। इस पे आप क्लिक करेंगे, वंस यू एंटर आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इस तरह के अलग अलग सेशंस, आप अगर लाइव बैच में है तो जैसे जैसे सेशंस होते जाएंगे वैसे वैसे इस पे अपलोड होते जाएंगे। अगर आप ब्लेंडेड लेने की सोच रहे हैं, आपको सारे सेशंस एक साथ मिल जाएंगे दैट यू कैन वॉच। द बेस्ट पार्ट विद द एलएमएस इज इसमें प्रोसेसिंग में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, वीडियोस फटाफट अपलोड होती है, फटाफट यू कैन वॉच देम जस्ट लाइक दिस। ये चलेंगी, आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, दिस कैन वर्क ओनली ऑन 2 डिवाइसेस। दैट मीन्स आप अपने लैपटॉप पे, फोन पे, किसी पे भी करिए, लेकिन बहुत सारे डिवाइसेस पे ये नहीं चल सकता। ये 2 डिवाइसेस पे ही चलेगा। आपको अगर तीसरे डिवाइस पे जाना है तो पहले आपको उन दोनों से लॉग आउट करना है, तब आप तीसरे डिवाइस पे जाइए। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिना लॉग आउट करे विंडो क्लोज कर देते हैं, उससे वो लॉग आउट नहीं होता, उसी सिस्टम पे वो चल रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, यहां से आप लॉग आउट करेंगे तब किसी तीसरे डिवाइस पे खोल पाएंगे। उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, सो क्लासेस एलएमएस पे मिलेंगी। 2.5 टाइम्स आपके पास टोटल वॉच टाइम होगा, जिसमें से एक बार तो आप लाइव लेंगे, बाकी सारा आपको रिकॉर्डिंग्स के थ्रू मिलेगा। दैट्स मोर देन इनफ। द होल इंटेंट इज नॉट टू रेस्ट्रिक्ट योर व्यूइंग टाइम, द होल इंटेंट इज आपको जितने की जरूरत है वो तो आपको मिले ही, अगर जरूरत पड़े तो बढ़वा लो। लेकिन पॉइंट ये है कि 3, 4, 5 बार एक एक वीडियो को कौन देखता है, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इट्स मोर देन इनफ। फिर भी जरूरत पड़ेगी, वी आर देयर।
एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन इन एनीथिंग? बताओ। मैम पीएम का बैच टाइमिंग क्या रहेगा इस क्वार्टर? ओके, सो आई टेल यू कि बैच टाइमिंग थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग इसलिए है, वी आर नॉट श्योर कि एफएम में कितने बच्चे आने वाले हैं, बिकॉज एफएम इज अ बिगर बैच दिस टाइम. तो वट एवर इज द बिगर बैच गोइंग टू बी, मॉर्निंग में वो होगा, जो छोटा बैच होगा इवनिंग में वो होगा. सो दैट वी आर स्टिल डाइसी ऑन दैट सिचुएशन. ये 2 दिन का टाइम दे दो, आज और कल में पता चल जाएगा कि एफएम में अगर ट्रायल्स में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, मुझे फिर उसको सुबह करना पड़ेगा, और अगर उसमें बराबर सही है, सो आई कैन एब्सोल्युटली गो विद द प्रायोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है? ओके मैम. चलिए जी. ओके, देन सी यू ऑल टुमारो, एंड यू कैन हैव द एक्सेस ऑफ दिस क्लास फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल इन द नेक्स्ट 6 to 7 hours. हाँ जी, अमन, यू वर आस्किंग समथिंग. जून 22 में एफआर दिया है. नाउ विच सब्जेक्ट शुड आई इलेक्ट? अमन, आर यू वर्किंग? अमन, आप अनम्यूट कर सकते हो. ओके, सो अमन, इफ यू आर नॉट वर्किंग देन आई विल से कि आप एफएम में चूज कर सकते हो. एफएम थोड़ा सा लंबा है. एफएम चूज करने में एक ये होगा कि आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग. और पीएम भी कर सकते हो. अगर आपको लगे कि एफएम का बैच मैम आपका बहुत बड़ा है, मुझे पीएम में ही जाना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली. जो वर्किंग नहीं है उसके लिए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई सा भी पेपर चूज कर सकते हो. टैक्स भी चूज कर सकते हो. हाँ, सो हम पे आती हूँ. सो समबडी हु इज वर्किंग, आपको अपने ऑफिस का टाइम देखना पड़ेगा. मतलब ऑफिस का सीजन बिजी जाने वाला है तो शॉर्ट सिलेबस वाला पेपर चूज करो. अगर ठीक ठीक सा जाने वाला है तो फिर एक लंबा सिलेबस वाला पेपर चूज कर लो. बट अगर मुझसे ही पढ़ना है तो आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं है, क्योंकि पीएम और एफएम यही 2 लाइव चल रहे हैं. ब्लेंडेड पे आप जो भी लेना चाहे वो ले सकते हैं. ब्लेंडेड में सारी चीजें सेम होती है एक्सेप्ट फॉर दिस थिंग, हर वीकेंड पे क्लास नहीं होगी. क्लास आपको एक साथ मिल जाएगी और ऑल्टरनेट वीक्स पे आपकी प्रॉब्लम क्लासेस होंगी. बाकी टेस्ट, मॉक टेस्ट पेपर्स सब कुछ सेम है. जो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी वो भी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स ही मिलेंगी. स्टूडेंट इंटरेक्शन भी उसमें आपको दिखता है. तो ऐसा नहीं है कि उसमें अकेली मैं ही बोलती रहूंगी और तुम सुनते रहोगे. उसमें आपको स्टूडेंट्स की आवाजें भी सुनाई देती है. ठीक है? हाँ जी. हाँ रूबी. मैम, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मॉर्निंग का एफएम होगा तो फिर मेरे को एफएम लाइव लेना पड़ेगा, और अगर पीएम होगा तो मैं पीएम लाइव ले लूँ. लेकिन लूंगी कोई मैं बात नहीं morning. रूबी, ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बिकॉज अगर वहां पे 40 स्टूडेंट्स होते हैं, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेट द टाइमिंग बेस्ड ऑन यूके. आप मॉर्निंग बैच कितने बजे का रखते हो वैसे? मॉर्निंग बैच अगर देखो पीएम हुआ तो 10 बजे से होगा, और एफएम हुआ तो भी 10 बजे से ही होगा. नहीं, आप हमारा इवनिंग ही कर दो फिर. देखते हैं. सो लेट्स जस्ट सी. अभी रुक जाओ, अभी कौन ज्वाइन करेगा पहले वो तो पता चले. ये नहीं बोल रही हूँ, मुझे लेना दोनों ही है, पर मैं सोच रही हूँ एक मैं रिकॉर्डेड मॉडल में ले लेती हूँ, इमोट में ले लेती हूँ, और एक मैं लाइव लेती हूँ. हाँ, सो रूबी व्हिचएवर सूट्स एज पर योर टाइम ना, उसको लाइव ले लो. हाँ भाई, वैसे कर लो. मैं अभी इसलिए बोल रही हूँ रूबी क्योंकि बहुत दिक्कत आएगी अभी कुछ भी मेरे कमेंट करने पे पता लगे कि वहां पे ट्रायल लेने 40 बच्चे आए हैं, ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ 20. तो तुम्हारे लिए भी यही कहानी है कि तुम भी 20 हो तो मैं अपने आप फिर प्रायोरिटी पूछ सकती हूँ. लेकिन बैच जहां ज्यादा बड़ा है ना, उनमें से बहुत ज्यादा लोगों को मनाना पड़ता है फिर. सो इट्स बेटर कि उनके हिसाब से टाइम रख दो और क्लोज कर दो. ओके मैम. ठीक है? हाँ जी. अमन इज सेइंग एफएम ब्लेंडेड. बिल्कुल बच्चे, ब्लेंडेड में कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आ रही हैं. मैंने तुम्हें दिखाया है, दिसंबर मेरा ब्लेंडेड था, उसमें भी पास हुए. देखो ब्लेंडेड का सिर्फ एक प्रॉब्लम ये होता है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना ही है. लाइव में थोड़ा सा ये धक्का होता है कि भाई लाइव क्लास कल नहीं होगी इसलिए आज अटेंड करनी है. ये धक्का अगर ब्लेंडेड में रख सकते हो तो कोई नुकसान नहीं है, कोई क्या प्रॉब्लम है इसमें. सो हम इसमें पीपीटी नोट्स सब मिलेंगे, लेकिन जिन स्लाइड्स के ऊपर क्वेश्चंस मैंने एग्जाम किट के या फिर कैप्लिन की बुक के लिए है वो स्लाइड्स उसमें नहीं होंगी. फॉर दैट यू हैव टू बाय द बुक्स. बाकी सब कुछ इसमें भी यही है. अच्छा, तुम लोगों को एक मिनट मैं एक बार वैसे दिखा देती हूँ पीएम के भी आपको कंटेंट में क्या क्या मिलेगा. 1 सेकेंड. सो नाउ आई एम द ओनर हियर. अब यहाँ पे मैं एज स्टूडेंट नहीं दिखा रही हूँ, एज ओनर दिखा रही हूँ. आपका पीएम का फोल्डर ये रहा. सो ब्लेंडेड वालों को ये सब एक साथ मिल जाएगा, ये सारे के सारे सेशंस. उसके अलावा ये नोट्स.
ठीक है, चैप्टर 4 के फॉर्मूलाज, उसके अलावा जो थ्योरी है वो मिल जाएगी, प्रैक्टिकल पोर्शन जितना भी है वो मिल जाएगा, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। ये पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की लाइब्रेरी है जो मैं आपको मेंशन कर रही थी। इसमें लाइब्रेरी में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे। अब तो मतलब लाइब्रेरी ऐसी बन गई है कि अप्रोक्सीमेटली हर कोई क्वेश्चन इसमें हो गया है। नाउ दिस, अब जैसे ये देखोगे मैंने थ्योरी के भी अलग से बना रखे हैं पोर्शंस। ये रहा थ्योरी पोर्शन। आज हम जो कर रहे हैं सीवीपी, इस पे थ्योरी पोर्शन में भी वीडियो अलग से मिलेगी जिसको आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये लो, यहां बैठी व्यू में चला के दिखाऊं, चलती है, ये सब चलती है। ठीक है, थ्योरी पोर्शन ऐसे चलेगा और ये फटाफट आगे पीछे सरकती है। ये हम कल करेंगे। जहां पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स की कंपनी बेच रही है, वहां असम्पशन क्या है, ठीक है। बाकी चैप्टर्स भी जस्ट लाइक दिस। सो दीज आर स्टूडियो रिकॉर्डेड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडियो रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास। लाइव क्लास में जूम के जो फीचर्स है मुझे उनके हिसाब से ही चलने हैं। ये स्टूडियो रिकॉर्डेड क्लासेस है, मतलब यहाँ पे मेरी बाय डिफॉल्ट वीडियो आपको अच्छी बड़ी साइज की दिखेगी, लाइक दिस। समझ गए? समझ गए भावनाओं को? यस मैम। सो ये पूरा कंटेंट है इसका। इसकी आप लोगों को नोट्स मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं? ये रे, इसलिए नहीं दिख रहे। ये देखो, थ्योरी और प्रैक्टिकल पोर्शन, ये रे दोनों, दीज आर डाउनलोडेबल, यू कैन डाउनलोड देम। मतलब ये आपको भी ऐसे ही डाउनलोड की तरह दिखेगा। सी, सो नोट्स को एक साथ भी डाउनलोड कर सकते हो और उनकी वो बनवा लो, बुकलेट बनवा लो, एंड देन यू कैन कीप ऑन मार्किंग। तो ये भी आप एक साथ भी करा सकते हो। ये तो जैसे ही बैच बन जाएगा, जितना भी डाउनलोडेबल मटेरियल है वो सारा मैं एक साथ डाल दूंगी, सो दैट यू ऑल कैन गैदर देम टुगेदर एंड यू कैन मेक अ बुकलेट आउट ऑफ इट। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आपकी एग्जाम किट लाइब्रेरी पूरी है। इसकी अनलिमिटेड एक्सेस नहीं दूंगी, वरना तुम लोग हर चीज में इसको खोल के देख लोगे। यू विल नॉट प्रैक्टिस ऑन योर ओन। और ये सेशंस है, सो वट एवर इज योर कॉल। अब ये भी रिकॉर्ड हो गया। सो एज पर द इंफॉर्मेशन, आप लोगों को जहां जहां जो चीज लगे कि भाई ये चीज हमें ऐसे बेटर रहेगी, अपने लिए फेवरेबल कॉल लो। अगर ये चाहते हो कि मैं पहले ब्लेंडेड ले लूं, आप उससे अपग्रेड भी करा सकते हैं। मतलब द फीस डिफरेंस इज 11,000 एंड 13,500। आप 11,000 से एडिशनल अमाउंट पे करके अपने आप को बाद में भी लाइव पे ले जा सकते हैं। लाइव से पीछे नहीं आ सकते, बस वो ध्यान रखना। सो वंस इट इज ब्लेंडेड, यू कैन ऑलवेज अपग्रेड इट। आपको एडिशनल 13,500 नहीं पे करने, फिर से 2,500 ही पे करने होंगे। लगता है ब्लेंडेड की यार मैं नहीं डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा हूं, नहीं हो रहा है मुझसे, आई नीड द पुश ऑफ द टीचर, तो फिर आप लाइव में आ जाओ। योर चॉइस, आई हैव नो प्रॉब्लम। कुछ भी चूज करो, पास होना है बस, सीधी सी बात ये। गॉट दैट? इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। कन्विंस हो गए और बोलूं? मैम ये जो सेशंस हैं और नीचे जो थ्योरी वाले सेशंस हैं, ये दोनों अलग अलग लेने होते हैं? मतलब नहीं, जैसे कि एफआर में पढ़ा सेशंस तो है पायल लाइव, और जो थ्योरी सेशंस है वो स्टूडियो रिकॉर्डेड है, वो प्री रिकॉर्डेड है। सी पायल, यू नो मी, बहुत ज्यादा मैं थ्योरी क्लास में नहीं करवाती हूँ। उसका रीजन यही है कि जो चीज आसान है, तुम्हारा टाइम उस पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस चीज में तुम पक्का अटकोगे, बेटर है कि मैं उतनी क्लासेस को उस पर यूटिलाइज करूं। सो आई वुड नॉट लाइक टू लिंगर ऑन थ्योरी। क्लासेस उतनी ही चलेंगी जितनी चलनी है, लेकिन उनमें होगा क्या, इजी वाला कंटेंट नहीं, टफ वाला कंटेंट, जिसमें पक्का से तुम सब मुझसे प्रॉब्लम क्लास में प्रॉब्लम लेके आओगे ही आओगे। तो बेटर है मैं उनको करा दूं ना लाइव। व्हाई टू टेक अप डेटा एनालिटिक्स एंड वैन एंड लैन एंड कनेक्टिविटी, ये सब चीजें तुम रिकॉर्डिंग में सुन लेना। ओके मैम, ओके। ठीक है, एनीथिंग एल्स आई कैन आंसर? नथिंग? चलिए कल मिलते हैं फिर, सेम टाइम सेम चैनल, 10:30 आपके पास पहुंच जाएगा लिंक, और क्लास पहुंच जाएगी थोड़े घंटों में मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।